Hello everyone, hope you all are doing well and fine. दोस्तों, in this series of economic current affairs, we are going to complete PT 365 of economy for your exam 2026 pre. और देखो दोस्तों, इस सीरीज में ना मैंने आपकी PT 365 के डॉक्यूमेंट ना बहुत ज़्यादा एग्जाम रिलेवेंट और एग्जाम स्पेसिफिक कर दिया है। हाउ? मैंने इसके अंदर कंसेप्चुअल फाउंडेशन आपका करके दिया है। जो भी स्टैटिक थ्योरी है ना आपकी, इसके अंदर मैंने बिल्ड करा है इसके अंदर कंसेप्चुअल क्लैरिटी को। और दोस्तों, जो भी करंट चीज़ें ना अपडेट करी गई हैं आपके टॉपिक्स के अंदर, ठीक है, जो भी करंट का टॉपिक होता है, ठीक है, उसको मैंने लिंक कर दिया है स्टैटिक के साथ आपका। एंड थर्ड दोस्तों, जो भी एग्जाम के लिए आपका इम्पोर्टेंट है ना टॉपिक, इसको मैंने सेपरेटली बता दिया है कि भैया देख लो, ये एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और इसको याद रखना है आपको। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, नंबर्स, इंस्टीट्यूशन सब मेंशन करा गया है और इनको सेपरेटली डिस्कस करा गया है डॉक्यूमेंट के अंदर। और फिफ्थ दोस्तों, जो भी एग्जाम के अंदर ट्रैप होता है ना आपके साथ, जो यूपीएससी करती है आपके साथ, ये मैंने मेंशन करा है, बताया है कि देखो यहाँ पर यूपीएससी आपके साथ ट्रैप कर सकता है, तो इनको ध्यान रखना है आपको। सिख दोस्तों, मैंने हर एक टॉपिक का ना पीवाईक्यू लिंकेज कर दिया है ताकि आप पीवाईक्यूज भी हैंड टू हैंड रिकॉल कर पाओ, है ना, और समझ पाओ टॉपिक्स को। और मैं आपको ना मैं दिखा देता हूँ कि जो मैंने आपके लिए जो क्रिस्प नोट्स तैयार करे हैं ना इस डॉक्यूमेंट के, वो आपको सीरियल वाइज सब कुछ देखने को मिलेगा। मैंने इसके अंदर मॉड्यूल में ब्रेक कर दिया है हर एक टॉपिक को। जैसे कि आप इसकी ओरिजिनल PT 365 देखो ना, तो इस डॉक्यूमेंट के अंदर आपको ये सारे टॉपिक्स देखने वाले हैं, ठीक है। तो टोटल जो है ब्रॉडली टॉपिक अगर हम देखें तो यहाँ पर 11 टॉपिक्स देखने को मिलेंगे, ये ब्रॉडली बता रहा हूँ मैं, ठीक है। जैसे कि इनके अगर आप मेजर टॉपिक्स देखोगे तो बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसीज के अंदर ये सब आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है। फिनेंशियल मार्केट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना, फिनांस एंड टैक्सेशन, है ना, और पेमेंट सिस्टम। फिर आपको दोस्तों देखने को मिलेगा एक्सटर्नल सेक्टर, ठीक है, और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये सारे। तो इसको मैंने यहाँ इस डॉक्यूमेंट के अंदर सेपरेटली जो है क्रिस्प नोट्स के अंदर आपको प्रोवाइड कर दिया है, जो आपको एग्ज़ाम के लिए सही से पढ़ना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। सो इसको आप स्किप नहीं कर सकते, जो भी मैंने आपको यहाँ प्रोवाइड करा है। जैसे कि पहला टॉपिक आपका था बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसीज के अंदर कि भैया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है न्यूज़ में है, तो उससे रिलेटेड जो भी इसके टूल्स हैं, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी है, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है ना, CRR है, SLR है, LF फैसिलिटी है, ये सब मैंने आपका स्टैटिक का जो कोर्स है ना यहीं पे बता दिया इसको, ठीक है, वन लाइन के अंदर। फिर रीसेंट अपडेट क्या करा गया है, ठीक है, 2025 के अंदर, ये मैंने यहाँ पर आपको मेंशन कर दिया है अलग से, रीसेंट अपडेट, कि भैया ये तो आपका स्टैटिक का पोर्शन हो गया और ये आपका अपडेटेड टॉपिक है, ठीक है, जो कि आपका करंट अफेयर्स के अंदर ऐड हुआ है। फिर मैंने यहाँ पर आपको यूपीएससी एंगल दे दिया कि यूपीएससी क्वेश्चन कैसे पूछती है आपसे, ठीक है, एग्जाम्पल दे दिया। फिर देखो दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक जो है जैसे कि सरप्लस ट्रांसफर टू द सेंटर था, तो क्यों न्यूज़ में है, मैकेनिज्म क्या है, कंपोनेंट्स क्या है, ठीक है। फिर यूपीएससी का मैंने आपको टिप दे दिया है कि आपको क्या याद रखना है ना, ये मैंने आपको यहीं पे मेंशन कर दिया है, ठीक है। अब इसके अंदर आपको ना सर में दर्द नहीं करना कि भैया क्या याद रखूँ क्या नहीं, मैंने आपको यहीं पे मेंशन कर दिया है डॉक्यूमेंट के अंदर कि आपको ये याद रखना है अपने एग्जाम के लिए। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है जैसे इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व, फिर इसका कंसेप्ट, है ना, कंपोजिशन और पर्पस क्या है, रिस्क क्या है, फिर यूपीएससी एंगल की क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ठीक है, ताकि आप हैंड टू हैंड लिंकेज कर पाओ और इसको याद भी कर सको, ठीक है। तभी आपको एग्जाम के अंदर ना क्वेश्चन को सॉल्व करने में जो है हेल्प मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इनपुट ऐसा दो ताकि आपको आउटपुट अच्छा मिले, ठीक है। तो इस डॉक्यूमेंट को मैंने तैयार ही इसलिए करा है ताकि अगर आपका इनपुट अच्छा होगा तो आपका आउटपुट भी अच्छा मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। तो मैंने हर एक टॉपिक को ना अच्छे से डिटेल कर में यहाँ पर मेंशन कर दिया है आपका शॉर्ट नोट्स के अंदर। तो आपको करना क्या है भैया, ये जो मैं नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ ये डिटेल नोट्स है। अगर आप देखो ना तो 87 यहाँ पर आपको स्लाइड्स देखने को मिलेगा, मैं पेजेस नहीं बोलूँगा, ये स्लाइड्स है, ठीक है। तो ये स्लाइड्स है, 87 स्लाइड्स हैं। तो इसके अंदर मैंने सारे टॉपिक्स, ठीक है, अगर आप देखो ना आपकी इकोनॉमी PT 65 जो है टोटल नंबर ऑफ पेजेस के अंदर 86 है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आपको 86 पेजेस के अंदर ही, पेजेस मत बोलना, ये स्लाइड्स है, ठीक है, वो पेजेस है A4 साइज के, ये स्लाइड्स है, ठीक है। तो स्लाइड्स के अंदर मैंने आपको
सब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट आपका कंसेप्ट और इंपॉर्टेंट जो भी आपके नंबर्स हैं यहाँ पर मैंने मेंशन करके दे दिया है, जो कि आपको पढ़ना है, अच्छे से याद भी रखना है। और देखो दोस्तों, जैसे मॉड्यूल 1 हमारा खत्म होगा ना, फिर मॉड्यूल 1 के लिए यहाँ पर मैंने आपको शॉर्ट समरी प्रोवाइड करी है। जैसे मॉड्यूल 1 के अंदर यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए क्या आपको ध्यान रखना, क्या टेक अवे लेना है, ठीक है। तो हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन बन सकते हैं इन टॉपिक से, तो आपको ये याद रखना है। और यहीं पे आपको एक्टिव रिकॉल भी करना है पढ़ने के बाद, कि मुझे क्या याद आ रहा है, कि मैंने क्या पढ़ा था और मुझे क्या याद आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर साफ ऐसे ही जैसे एनपीए है ना, ये सब मैंने मेंशन कर दिया है कि आपने ये मॉड्यूल 1 के अंदर पढ़ा है, तो इसको रिकॉल करने की कोशिश करो, है ना। क्या अपडेट हुआ है इसे याद करने की कोशिश करो, है ना। तो मैंने आपको यही प्रोवाइड कर दिया सब कुछ, ठीक है। जैसे यहाँ पर सारफेसी एक्ट है, तो क्या ऑब्जेक्टिव है इसका, मैकेनिज्म क्या है, और यूपीएससी टिप, ठीक है। तो ये यहीं पे दे दिया मैंने। अब जैसे कि कुछ चीज़ें हैं, जैसे सेक्शन 13 क्लोज 8 है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, लेकिन आपको फिर डॉक्यूमेंट के अंदर जाना है और पढ़ना है कि ये सेक्शन क्या है ना। से आपको क्या होगा कि आप जो है ना, जो इनपुट दोगे, ठीक है, पढ़ने में जो आप एफर्ट्स लगाओगे, ठीक है, ये वर्थफुल होने वाला है आपका, ठीक है, इस नोट्स से। और ये नोट्स जो हैं क्रिस्प हैं, एग्जाम स्पेसिफिक है, रिलेवेंट है, तो आप जो है ना वही चीज़ याद करोगे, वही चीज़ पढ़ोगे जो एग्जाम में पूछा जाता है आपसे। तो पढ़ो वही जो आए एग्जाम में, ठीक है। यूपीएससी का टिप आपको यहीं पे मिल जाएगा। और दोस्तों, ये जो आपका पीडीएफ है ना, ये 87 पेजेस का नोट्स, ये मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा, यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लेना। और हमारी और भी सीरीज़ हैं, जैसे कि मैंने पूरी लक्ष्मीकांत आपको याद कराई है निमोनिक्स की हेल्प से, ठीक है, तो इसे भी देख लेना, ये बहुत फेमस सीरीज़ है हमारी। और एक बात और, मैं आपको पूरी पीटी 65 पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों मेरा जो है इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड भी है, तो मैं ये समझता हूँ कि हाँ, कि भैया इकोनॉमी के अंदर मेरे कंसेप्ट अच्छे क्लियर हैं, ठीक है, इतने क्लियर हैं कि मैं आपके भी कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। तो मैं आपको पीटी 365 पूरी पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो एक एक टॉपिक में समझाऊंगा, ठीक है, जो भी करंट के अंदर अपडेट हुआ, प्रीलिम प्री के लिए पीवाईक्यू को लिंकेज करके पढ़ाऊंगा, एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ाऊंगा, डिटेल में पढ़ाऊंगा। और देखो, हमारी इकोनॉमी की सीरीज भी आने वाली है, जिसके अंदर मैं आपको स्टैटिक का पूरा कंसेप्ट जो है क्लियर करके देने वाला हूँ। और हमारे ना, मैंने 35 ईयर्स के इकोनॉमी के पीवाईक्यूज भी सोल्व करवा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो 35 ईयर्स के इंडियन इकोनॉमी के पीवाईक्यूज भी सोल्व करवा रहा हूँ चैनल पर ही फ्री में। तो ये सीरीज भी देख लेना, इसके अंदर मैं टॉपिक वाइज सारे जो है इकोनॉमी के क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूँ एक्टिव रिकॉल के मेथड से, और सॉल्यूशन भी आपको माइंड में बेस्ड बनाकर दे रहा हूँ, ठीक है। चलो, अब इस सीरीज को, या फिर बोल सकते हैं इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और वन बाय वन मैं आपको दिखाता हूँ कि हाँ, कि टॉपिक कैसे, मतलब ये नोट्स कितना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, और है ना, और कैसे पढ़ना है आपको, कितना इनपुट दोगे, ठीक है, और कितना आपको आउटपुट मिलने वाला है इस डॉक्यूमेंट से, अभी आपको पता चल जाएगा दोस्तों। और जब मैं पढ़ाऊँगा, तो दोस्तों भाई मेरी जो टीचिंग स्किल है और जो नॉलेज है, वो तो आपको काम आएगी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस डॉक्यूमेंट का फर्स्ट टॉपिक है बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी, और इसके अंदर सबसे पहले इन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बताया है, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसीज के बारे में बताया है। और इसको ना मैं अभी आपका ना सारा कंसेप्ट क्लियर करके देता हूँ, ठीक है। जो भी आपका स्टैटिक का पोर्शन, ये मैं अभी क्लियर करके देता हूँ आपको, डोंट वरी। और ये सब ना जो इन्होंने बॉक्स बनाया है, ये सब स्टैटिक का पोर्शन है, ना कि करंट अफेयर्स का। पता नहीं क्यों डाल देते हैं यहाँ पर ये, इसमें कुछ भी करंट अफेयर्स नहीं है, ठीक है। इस बॉक्स के अंदर कुछ भी करंट में नहीं है, सब ये स्टैटिक का ही पोर्शन है। लेकिन क्वेश्चन इन्हीं से बनते हैं, स्टैटिक से ही क्वेश्चन आते हैं, इसको आना चाहिए आपको, ठीक है। लेकिन इन्होंने रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा कर रखा है, इसकी तारीफ करनी पड़ेगी। सो इससे थोड़ा आपको रिकॉल हो जाएगा। बाकी मैं अभी इनके क्वांटिटेटिव टूल्स और क्वालिटेटिव टूल्स के बारे में बता देता हूँ। वैसे आपको पता होना चाहिए मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या होता है। मॉनेटरी का मतलब होता है मनी, समझ लो, है ना। और मनी को यहाँ पर कंट्रोल करा जाता है, दैट इज की मनी सप्लाई को हम यहाँ बढ़ाएंगे और मनी सप्लाई को यहाँ पर घटाएंगे। क्यों करेंगे? मनी सप्लाई को बढ़ाएंगे घटाएंगे क्यों? क्योंकि हमें इन्फ्लेशन को टारगेट करना होता है, ठीक है। इन्फ्लेशन को टारगेट करना होता है, दैट मीन्स कि आपका जो प्राइस स्टेबिलिटी है ये बना रहे, इन्फ्लेशन टू हाई ना हो जाए इकोनॉमी के अंदर। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ ये दोनों साथ चलते हैं। इवन ये आपका पीवाईक्यू भी है, ठीक है। यूपीएससी ने पूछ भी रखा है कि इन्फ्लेशन किसके साथ चलता है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ चलता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ रखा है यूपीएससी ने भी। तो प्राइस स्टेबिलिटी को देखना और इकोनॉमिक ग्रोथ को देखना, ये ऑब्जेक्टिव होता है मॉनेटरी पॉलिसी का। तो इसके अंदर आरबीआई के पास मॉनेटरी टूल्स के अंदर क्वालिटेटिव टूल्स होते हैं और
क्वांटिटेटिव टूल्स होते हैं। क्वांटिटेटिव मतलब नंबर्स की बात कर रहे हो आप, क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटी की बात कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट देखा जाता है, यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट देखा जाता है कि भैया क्रेडिट हम दे रहे हैं लेकिन किस डायरेक्शन में दे रहे हैं, सही डायरेक्शन में या गलत डायरेक्शन में दे रहे हैं, इससे हमारे एनपीए बढ़ रहे हैं या नहीं, ठीक है, और किनको दे रहे हैं, ये डायरेक्शन देखा जाता है क्वालिटेटिव के अंदर। और क्वांटिटेटिव के अंदर हम यहाँ पर क्वालिटी नहीं देखते, यहाँ पर हम वॉल्यूम देखते हैं कि हमें कितना जो है मनी सप्लाई बढ़ाना है और कितना घटाना है, ठीक है। तो ये डायरेक्टली इंपैक्ट करता है ओवरऑल मनी सप्लाई को, ठीक है, और ये सिलेक्टिवली इन्फ्लुएंस करता है क्रेडिट फ्लो को टू स्पेसिफिक सेक्टर्स को, ठीक है। तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव के बीच में आप डिफरेंस जान के अब इसके रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर के बारे में मैं अभी आपको जो है कंसेप्ट बिल्ड कर देता हूँ इसके अंदर और समझा देता हूँ। अब इसके बाद ना आप भूलोगे नहीं, मैं पक्का बोलने वाला हूँ ये बात। देखो, आरबीआई के पास ना ये लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी होती है जो एक कमर्शियल बैंक को देते हैं, ठीक है, एलएफ विंडो कहते हैं इसे। अब इसके अंदर ना आप टॉप में जाओगे तो आपको सीलिंग देखने को मिलेगा, ठीक है, अब बोलते हो ना सीलिंग है ऊपर, और नीचे जाओगे ना आपको तो फ्लोर देखने को मिलेगा, ठीक है, फ्लोर, और इसके बीच में आपको देखने को मिलेगा रेपो रेट, ठीक है। और सीलिंग के अंदर जो सीलिंग रेट कहलाता है यह आपका कहलाता है एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग रेट, ठीक है, ये फैसिलिटी बोल सकते हो आप। अब इसके नीचे कहलाता है एसडीएफ, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, और यहाँ पर ना आप इसको ट्रिपल आर बोल सकते हो, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, तो एचडीएफ में कोई कोलेटरल नहीं होता, ठीक है, अभी बताऊंगा ये कोलेटरल क्या होता है, और रिवर्स रेपो रेट में कोलेटरल होता है, ठीक है, इसमें नहीं होता है, इसमें कोलेटरल होता है, ठीक है। अब यहाँ समझो दोस्तों, जो समझ लो रेपो रेट है जिसको हम प्राइम रेट भी कहते हैं, ठीक है, मेन यही होता है, प्राइम रेट ही होता है ये, ठीक है, क्योंकि प्राइम रेट के अंदर प्लस कर दो 0.25, ये आपको निकल के आ जाएगा एमएसएफ, या फिर बोल दो एमएसआर, ठीक है, मार्जिनल सेटिंग रेट, या फिर मार्जिनल सेटिंग फैसिलिटी का जो रेट है, ठीक है, सेलिंग रेट, और इसको पिनल रेट भी कहते हैं दोस्तों, है ना, ये ध्यान रखना। और ये फ्लोर रेट, फ्लोर वाला जो है इससे कम होता है, दैट इज माइनस का 25, किस में कर दो ये, रेपो रेट में, दैट इज प्राइम रेट इसे कहते हैं। अब ये रेपो रेट क्या होता है, तो भैया आरआर का ना एक फुल फॉर्म होता है क्योंकि आपको पढ़ना चाहिए, वो है रीपरचेज ऑब्लिगेशन, ठीक है, क्या होता है, रीपरचेज ऑब्लिगेशन, ठीक है। तो आरआर होता है ये, दैट इज रीपरचेज ऑब्लिगेशन, ठीक है, दैट इज रेपो रेट, हम बोलते हैं इसे रेपो रेट, ठीक है, तो रीपरचेज ऑब्लिगेशन रेट। अब इसके अंदर रीपरचेज क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो, आरआर में जो ये रेट होता है इसके अंदर करते क्या है, आरबीआई जो है किसको मनी देता है, मनी किसको देता है यहाँ पर, कमर्शियल बैंक को देता है, किसको देता है, कमर्शियल बैंक को देता है, यहाँ पर मनी प्रोवाइड करता है, पैसा प्रोवाइड करता है कमर्शियल बैंक को, और बदले में कमर्शियल बैंक आरबीआई को क्या देती है, सिक्योरिटीज देती है, सिक्योरिटीज लाइक बॉन्ड्स, पेपर, है ना, ये देती है। अब इस सिक्योरिटीज में एक बात लिखी होती है, ठीक है, इन सिक्योरिटीज में एक बात लिखी होती है, वो ये बात लिखी होती है कि भैया देखो, आपने हमें मनी दिया, मैंने आपको ये सिक्योरिटीज दी, अब इस सिक्योरिटीज के अंदर एक तो ये रेट लिखा रहेगा, ठीक है, मतलब जिस रेट पे आप ले रहे हो, और इस सिक्योरिटीज के अंदर ये भी लिखा हुआ है कि ये जो मैंने मनी लिया है ना, ये मनी जो लिया है और उसके बदले में मैंने आपको ये सिक्योरिटीज दिए, ये सिक्योरिटीज मैं दोबारा बाय कर लूंगा, ठीक है, अभी मुझे पैसे की जरूरत है इसलिए मैं ये सिक्योरिटीज दे रहा हूँ आपको, जब मेरे को ये पैसे की जरूरत नहीं होगी, ठीक है, मैं आपसे यही पैसा वापस करके ये सिक्योरिटीज परचेज कर लूंगा, इसको कहते हैं रीपरचेज, ठीक है, वापस बाय कर लूंगा। अभी तो आपने मेरे से बाय किया है ना ये सिक्योरिटीज, बाद में मैं आपसे ये रीपरचेज कर लूंगा, ठीक है। अब इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, रीपरचेज ऑब्लिगेशन, ठीक है, रेपो रेट। आप जैसे कि एग्जांपल के लिए आप ले लो कि भैया 4% जो है रेपो रेट है, तो इस 4% पे क्या होगा, कमर्शियल बैंक्स को पैसा मिल जाएगा, ठीक है, आरबीआई से, और ये 4% एक्स्ट्रा कौन ले लेगी कमाई में, इनकम में, तो ये ले लेगी आरबीआई, ठीक है, कमर्शियल बैंक से। अब ये हो गया रेपो रेट। अभी हम इसके इम्पैक्ट पर पढ़ेंगे कि रेपो रेट बढ़ाने से या घटाने से क्या होगा, लेकिन अब आओ रिवर्स रेपो रेट के ऊपर, रिवर्स रेपो रेट के ऊपर इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर भाई इसका रिवर्स हो गया, दैट मीन्स यहाँ पर आरबीआई ने पैसा दिया था, यहाँ पर क्या होगा, जो सरप्लस मनी होगा कमर्शियल बैंक का, ये मनी आरबीआई को दे देंगे, कौन, कमर्शियल बैंक वाले, ठीक है। अब मैंने कहा था आपसे कि ये फ्लोर रेट होता है, तो यहाँ पर माइनस का 25 कर दो,
जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल 4% लिया था, तो यहाँ पर समझ लो 3.75% पे जो है क्या कहते हैं आरबीआई जो है कितना देगी रेट यहाँ पर, मतलब समझ लो इंटरेस्ट रेट कितना देगी कमर्शियल बैंक वालों को 3.75 देगी इसका, ठीक है। जो कमाई होगी यहाँ पर आरबीआई से कम होगी किसी कमाई कमर्शियल बैंक वालों की, ठीक है। तो ध्यान रखना आरबीआई हमेशा फायदे में होगा, इवन पैसा देते टाइम पर भी और पैसा लेते टाइम पे भी, ठीक है, हमेशा पॉजिटिव में होगा। तो यहाँ पर जो रिवर्स रेपो रेट के अंदर यहाँ पर क्या करा कमर्शियल बैंक वालों ने, इनसे क्या करा कि भैया ये जो मनी है इनके पास एक्स्ट्रा इन्हें दे दिया कि भैया ये रख लो आप पैसा और बदले में प्लस इसका मुझे 3.75% दे देना, ठीक है। तो ये आ गया आपका रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। अब इसके अंदर कोलेटरल होता है, ठीक है, कोलेटरल की बातचीत होती है, यहाँ पर कोलेटरल जमा करना पड़ता है, ठीक है, सिक्योरिटी जमा करनी होती है, लेकिन एसडीएफ में ऐसा नहीं होता, स्टेटिंग डिपॉजिट फैसिलिटी में ऐसा नहीं होता। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा पैसा है कमर्शियल बैंक के पास, सरप्लस मनी है, यहाँ पर सरप्लस जो मनी है, ठीक है, कमर्शियल बैंक की, ये मनी जो है ये आरबीआई को दे देंगे, ठीक है, आरबीआई को दे देंगे और इसके अंदर कोई कोलेटरल जमा कराने की कोई जरूरत नहीं है, या फिर कोलेटरल की इसमें कोई फंड ही नहीं है, ठीक है। ये सेम रिवर्स रेपो रेट ही होता है, ठीक है। तो आपको एचडीएफ समझ में आ गया, ट्रिपल आर समझ में आ गया और रीपर्चेज ऑब्लिगेशन दैट इज रेपो रेट समझ में आ गया। अब आपको समझना है एमएसआर, ठीक है, दैट इज या एमएसएफ बोल दो इसे, मार्जिनल स्टेटिंग फैसिलिटी, उसको पिनल रेट भी कहते हैं। अभी पिनल रेट क्या होता है, देखो यार जो रेपो रेट में हो रहा है यही काम एमएसएफ करता है, ठीक है, लेकिन एमएसएफ इससे प्लस का 25 होता है रेट, ठीक है, प्लस का 25 रेट बढ़ जाता है, ठीक है, दैट इज रेपो रेट में उसको प्लस कर दो 0.25, इसलिए इसको कहते हैं पिनल रेट। कि अब तुम पैसा लोगे ना एमएसएफ फैसिलिटी के अंदर तो अब तुम्हें ज़्यादा चार्ज करना पड़ेगा, मतलब ज़्यादा चार्ज करेंगे आरबीआई वाले तुमसे, ठीक है, 0.25% ज़्यादा करेंगे, ठीक है, यही होता है एमएसएफ। अब आपको ये एलएफ विंडो समझ में आ गया। अब इसके इम्पैक्ट समझो कि भैया रेपो रेट बढ़ने से क्या होगा, ठीक है। अब देखो दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया आपको मनी सप्लाई बढ़ाना है और मनी सप्लाई घटाना भी है, तो आप रेपो रेट के साथ क्या करोगे, कब बढ़ाओगे और कब घटाओगे, ठीक है। तो आपको ना इसका आंसर पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बनते भी इसी तरीके से हैं। और एक बात और ध्यान रखना, मनी सप्लाई जब बढ़ाओगे तो ये से कहते हैं हम एक्सपेंशनरी पॉलिसी, मतलब यहाँ पर आप मनी सप्लाई को एक्सपेंड करना चाहते हो, और जब मनी सप्लाई घटाने की बात करते हो ना आप, तो इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी, मतलब आप इसको कॉन्ट्रैक्ट करने की बात करते हो, ठीक है, घटाने की बात करते हो। अब एक बात और ध्यान रखना दोस्तों कि भैया रेपो रेट और मनी सप्लाई के बीच में क्या रिलेशन है। देखो दोस्तों मनी सप्लाई का मतलब क्या होता है कि भैया मनी जो है इजिली अवेलेबल हो जाना पब्लिक के हाथ में, ठीक है, लोगों के पास पैसा आ जाना हाथ में, ठीक है, और लोगों के पास अगर पैसा आ गया हाथ में, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, डिमांड करेंगे, ठीक है, डिमांड मतलब वो गुड्स वगैरह सर्विसेज वगैरह परचेज करेंगे, खरीदेंगे। तो डिमांड करने से होता क्या है भैया, उन गुड्स की जो प्राइसेस है, प्रोडक्ट की प्राइस है वो बढ़ते हैं, दैट इज इन्फ्लेशन होती है इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। दैट मीन्स ये हुआ कैसे, ये मनी सप्लाई बढ़ाने से तो हुआ इन्फ्लेशन, ठीक है। मनी सप्लाई जैसे ही बढ़ी, ठीक है, तो लोगों ने डिमांड करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि उनके पास पैसा आ गया, तो पैसा आने की वजह से डिमांड करने की वजह से इन्फ्लेशन हुआ इकोनॉमी के अंदर, तो चेन इफेक्ट बनती है। तो भैया इन्फ्लेशन जो है ज़्यादा हो जाएगी इकोनॉमी के अंदर, तो ये भी नुकसान है, ठीक है। चीज़ों की प्राइस जो है, जो गुड्स की प्राइस है वो ज़्यादा तेजी से बढ़ेंगे, तो भैया जो उनका मनी की जो वैल्यू है, परचेसिंग पावर है, वो कम होती जाएगी, ठीक है। तो ऐसे में गवर्नमेंट या फिर आरबीआई इंटरफेयर करती है मार्केट के अंदर, वो क्या करेगी, वो मनी सप्लाई को घटाने के लिए काम करेगी, और वो करती क्या है भैया, वो रेपो रेट को बढ़ा देती है, ठीक है, रेपो रेट को बढ़ा देती है ऐसे में, ठीक है। अगर उसको मनी सप्लाई घटाना है तो रेपो रेट बढ़ाएगी। अब ये रेपो रेट बढ़ाने से हुआ क्या, समझ लो पहले 4% था रेपो रेट, अब उसने बढ़ा दिया, उसने क्या करा, इसे 4.5% कर दिया रेपो रेट को। अब देखो दोस्तों रेपो रेट बढ़ाने से हुआ क्या, कमर्शियल बैंकों के पास जो अब पैसा मिलेगा, मनी जो मिलेगा वो हायर रेट के ऊपर मिलेगा, तो कमर्शियल बैंक वाले को जो पैसा मिल रहा है, ठीक है, जो लेंडिंग रेट है वो बढ़ गई, दैट इज कि लेंडिंग रेट यहाँ पर बढ़ गई है। अब लेंडिंग रेट बढ़ गई है तो भाई कमर्शियल बैंक वालों को ही महंगा पैसा मिल रहा था, ठीक है, महंगा मतलब समझा करो, ऐसे करके याद करने की कोशिश करा करो, है ना।
जब उनको ही लैंडिंग रेट हाई मिला था, ठीक है, लैंडिंग रेट हाई रेट पे मिला था उनको पैसा, तो वो भी तो चार्ज ज़्यादा करेंगे ना, तो वो भी इंटरेस्ट जो लेंगे आपसे, ठीक है, लोन देने पर वो ज़्यादा चार्ज करेंगे आपसे, दैट इज स्मॉल आई होता है ये इंटरेस्ट रेट, है ना, वो भी ज़्यादा चार्ज करेंगे। तो लोन यहाँ पर क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा, कॉस्टली हो जाएगा। अब लोन आपको इजिली नहीं मिलने वाला, आपको पैसा आसानी से नहीं मिलने वाला, अब आपको ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, पे करना पड़ेगा। तो आप लोन जो है कम लोगे या फिर लोगे ही नहीं, तो लोगे ही नहीं, कम लोगे, तो दैट मीन्स की मनी सप्लाई, जो इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई है वो कम होगी अब, ठीक है, क्योंकि अब आप लोन नहीं ले रहे, ठीक है, लोन नहीं रहे, जब लोन नहीं ले रहे तो आप इन्वेस्टमेंट वगैरह भी नहीं करोगे, क्योंकि लोन लेते ही आप इस पर्पज से हो कि इन्वेस्टमेंट करोगे, बिजनेस के अंदर पैसा लगाओगे, पैसा कमाओगे, ठीक है, पैसा बढ़ेगा तो आप डिमांड करोगे चीज़ों की, है ना, तो आप लेते ही इसलिए हो, तो इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं करोगे आप, और जब इन्वेस्टमेंट वगैरह भी नहीं करोगे तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट नहीं होगा, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट नहीं होगा, तो इससे और ज़्यादा मतलब पैसा कम होगा मार्केट के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पर मनी सप्लाई रिड्यूस करेगा, ठीक है, मनी सप्लाई घटेगी और जिसकी वजह से क्या होगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, तो ये होता है रेपो रेट की पावर, ठीक है। अब रेपो रेट अगर आपने कम कर दिया तब क्या होगा, अब कम कर दिया तो मनी सप्लाई बढ़ाने की बात कर रहे हो आप, ठीक है। अब क्या है, जैसे पहले 4% था, आपने आप इसको कर दिया 3.5%, ठीक है। अब कमर्शियल बैंक वालों को जो लेंडिंग रेट है वो कम हो गई, कमर्शियल बैंक वाले आसानी से पैसा ले पा रहे हैं आरबीआई से ही, ठीक है, तो वो भी आसानी से पैसा बांटेंगे पब्लिक के अंदर, ठीक है, खूब पैसा बांटेंगे, क्योंकि भाई सस्ता लोन ले लो हमसे, सस्ता लोन ले लो, मतलब इंटरेस्ट आपको कम पे करना पड़ेगा, तो आप और मैं जो है लोन उठाना स्टार्ट कर देंगे कमर्शियल बैंक से, क्योंकि अब लोन सस्ता हो गया है, अब आप इन्वेस्टमेंट करोगे, आपको बिजनेस में पैसा लगाना है, ठीक है, या आपको कुछ गाड़ी परचेस करनी है, घर परचेस करना है, हाउस बाय करना है, ठीक है, तो आप डिमांड करने लगे हो चीज़ों की, जब डिमांड करने लगे हो तो उसका प्राइस क्या होगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि डिमांड और सप्लाई के बीच में क्या रिलेशन होता है, ठीक है, तो जैसे आप डिमांड करोगे तो उसका प्राइस बढ़ेगा, प्राइस बढ़ने का मतलब आपका इन्फ्लेशन बढ़ेगा इकोनॉमी के अंदर, ठीक है दोस्तों, तो ये रिलेशन होता है रेपो रेट से, ठीक है, तो समझ में आ गया ना आपको कि यह क्या फंडा है रेपो रेट से और मनी सप्लाई का, है ना, अब आपका पूरा स्टेटिक जो है रिवाइज हो गया और अब भूलोगे भी नहीं आप, ठीक है, जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ समझा दिया है, और यही बात यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है रेपो रेट, दैट इज लैंडिंग रेट कहते हैं इसे, इस पे ये रेट वो होता है जहाँ पर आरबीआई लैंड करती है शॉर्ट टर्म जो मनी है किसको, बैंक्स को, ठीक है, इसको मेन सिग्नल रेट कहते हैं, सिग्नल मतलब एक ही होता है, इसको प्राइम रेट भी कहते हैं ना, इसलिए, ठीक है, तो ज़्यादा आप रेट बढ़ा दोगे, रेपो रेट बढ़ा दोगे, यहाँ पर देखो एरो से दिखा रखा है, तो मनी सप्लाई कम होगी, ठीक है। रिवर्स में क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट में इसको बोरोइंग रेट कहते हैं, ठीक है, रेट एट विच आरबीआई बोरो फ्रॉम बैंक्स, इसमें करती क्या आरबीआई, एब्जॉर्ब करती है एक्सेस लिक्विडिटी को, क्योंकि कमर्शियल बैंक के पास ज़्यादा पैसा हो गया, सरप्लस मनी हो गया, कहती है भैया ये हमारे को दे दो, कमर्शियल जो सरप्लस मनी है वो हमें दे दो, हम क्या करेंगे, इसे मनी सप्लाई घटा लेंगे रेट बढ़ाकर, ठीक है, और आपको आपको इससे अर्निंग हो जाएगी, क्योंकि मैं आपको इस पे इंटरेस्ट भी दूंगा, ठीक है। सीआरआर क्या होता है, ये होता है केस रिजर्व रेशियो, ध्यान रखना केस, तो यहाँ पर मनी जो है केस के फॉर्म में आपको रिजर्व करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना, केस रिजर्व रेशियो मतलब ये परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज होती है, एनडीटीएल होता है यहाँ पर वर्ड, ठीक है, एनडीटीएल ध्यान रखना। अब ये क्या होता है, मैं आपको ये जब अभी इकोनॉमिक की स्टेटिक की रिवीजन सीरीज लेकर आऊंगा उसमें समझाऊंगा डिटेल क्या होता है वगैरह, है ना, तो यहाँ पर बैंक को केस के अंदर, ठीक है, आरबीआई के साथ पैसा जो है क्या करना होता है, रिजर्व रखना पड़ता है साइड में, ठीक है, एनडीटीएल का कुछ परसेंटेज, तो सीआर बढ़ाओगे तो जो लैंडेबल फंड्स है वो कम हो जाएगा कमर्शियल बैंक के पास, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा पैसा उनको रिजर्व रखना पड़ेगा, तो ज़्यादा पैसा रिजर्व रखना पड़ेगा तो उनके पास पैसा कम हो जाएगा, पैसा कम होने की वजह से वो लोन भी कम देंगे, ठीक है, तो मनी सप्लाई से कम होगी। एसएलआर क्या होता है, एसएलआर होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है, अभी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है दोस्तों, तो भैया यहाँ पर आप केस में नहीं रखते पैसा, यहाँ पर कहाँ रखते हो, इसे रखते हो आप गोल्ड के अंदर, बॉन्ड्स के अंदर, या फिर केस भी हो सकता है, ये ध्यान रखना, ठीक है, यहाँ पर लेकिन मेन फॉर्म केस नहीं होता, यहाँ पर गोल्ड और बॉन्ड्स के अंदर भी रखना होता है पैसा, ठीक है, तो इसको आपको पैसा जो एसेट्स को गोल्ड में, बॉन्ड में, केस में अपने पास ही रखना पड़ता है, ध्यान रखना, सीआरआर में आरबीआई के पास रखना पड़ता था, लेकिन एसएलआर में ये अपने पास आपको साइड में रखना पड़ेगा, इसका आप लोन डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, ठीक है, तो एसएलआर भी बढ़ेगा तो लैंडेबल जो फंड्स है वो कम होगा, दैट इज मनी सप्लाई कम होगी। क्वालिटेटिव टूल्स के अंदर क्या है, आप चाहते हो
कि भैया स्पेसिफिक सेक्टर्स में पैसा जाए, ठीक है, बैंक्स जो है सही से काम करें, ठीक है, ट्रांसमिशन जो मैकेनिज्म है वो अच्छे से हो, ठीक है। मैंने रेपो रेट बढ़ाया, तो रेपो रेट का जो बढ़ाने का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो होना चाहिए, रेपो रेट घटाया तो उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए मार्केट के अंदर, ठीक है। तो आप क्वालिटी यहाँ पर देखते हो, ठीक है। तो उसके अंदर जो टूल्स होते हैं आरबीआई के पास, वो होता है मोरल सुआसन। इसके अंदर मोरल सुआसन के अंदर होता क्या है, तो यहाँ परसुएडिंग करते हैं, एडवाइस करते हैं बैंक को कि भैया फॉलो करो आप पॉलिसीज को, डायरेक्टिव्स को, ठीक है। यहाँ पर हम बातचीत करेंगे डायलॉग से ना, लेटर वेटर आपको भेजेंगे, वार्निंग देंगे। तो ये नॉन बाइंडिंग होता है, लेकिन ये इफेक्टिव है फिर भी, क्योंकि भैया कमर्शियल बैंक वालों को डर लगता है कि आरबीआई उनके पीछे बढ़ गई। होता है सेकंड, होता है मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। यहाँ पर नाम से पता चल रहा है मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, दैट मीन्स कि ये होता है चेंजिंग द लोन टू वैल्यू, ठीक है। तो एलटीएफ रेशियो यहाँ पर देखा जाता है, हायर मार्जिन दैट इज लो लेस लोन अमाउंट फॉर कोलेट्रल यूज टू कर्व स्पेकुलेशन। तो यहाँ पर समझ लो दोस्तों कि हम बोलते हैं कि भैया आप जो है ना लोन उनको दोगे जिसके पास अच्छा खासा कोलेट्रल जमा कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर होता है कि लेस लोन अमाउंट फॉर कोलेट्रल का मतलब ये हो गया कि आप मार्जिन रिक्वायरमेंट कर रहे हो इस हिसाब से कि भैया कि जो लोन आप प्रोवाइड कर रहे हो वो आपका सेफ हो, ठीक है, एनपीए ना बन जाए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट ना बन जाए, ठीक है। डायरेक्ट एक्शन में क्या होता है, डायरेक्ट एक्शन में जैसे कि कमर्शियल बैंक कोई रूल फॉलो नहीं कर रही, ठीक है, डायरेक्शन को फॉलो नहीं कर रही, तो यहाँ पे पेनल्टी रेस्ट्रिक्शन डाले जाते हैं, ठीक है, इम्पोज करा जाता है बैंक के ऊपर फॉर नॉन कंप्लायंस विद आरबीआई गाइडलाइंस, ठीक है। तो ये सारे होते हैं टूल्स। तो इनके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता, क्वेश्चन बनता है इनके ऊपर, ठीक है, क्वांटिटेटिव टूल्स के ऊपर क्वेश्चन बनता है, और ये मैंने आपको पूरा ढंग से समझा दिया, ठीक है। और अब देखो जो मैंने आपके लिए नोट्स बनाए, इसे कितनी जल्दी आप इसे रिवाइज कर सकते हो, कितनी जल्दी रिवाइज कर सकते हो। तो आरबीआई की मॉनिटरी पॉलिसी है, मॉनिटरी पॉलिसी का मतलब क्या है, एक लाइन में समझा दिया आपको। ऑब्जेक्टिव क्या होता है यहाँ पर, तो कंट्रोल करना इन्फ्लेशन को, सपोर्ट करना ग्रोथ को, और मेंटेन करना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को, ठीक है। क्योंकि देखो दोस्तों, देखो हम टारगेट क्या करते हैं मॉनिटरी पॉलिसी के अंदर, जो इन्फ्लेशन होना चाहिए वो होना चाहिए 4% ±2, ठीक है। मतलब 6% भी अगर इन्फ्लेशन है तो सही है, और 2% भी इन्फ्लेशन है, ठीक है, तो सही है। लेकिन हम चाहते हैं कि 4% रहे, इतना तो होना ही चाहिए इन्फ्लेशन, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है आपका एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ाता है। क्यों, पैसा होगा मार्केट के अंदर, मनी सप्लाई अच्छी खासी होगी, तो आप डिमांड करोगे, डिमांड करोगे तो भैया डिमांड करने से चीज़ों की प्राइस बढ़ती है, तो जो सप्लायर होता है या प्रोड्यूसर होता है वो और सप्लाई करना चाहेगा, तो ऐसे में वो एम्प्लॉय करेगा और ज़्यादा लोगों को, ठीक है, ताकि उसे सप्लाई बढ़ानी है, तो ये ठीक है। तो ये सपोर्ट करता है ग्रोथ को भी, और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी मेंटेन रखता है, ठीक है। तो इन्फ्लेशन ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए। इन्फ्लेशन जो है, जो आपका नॉर्मल होना चाहिए वो 4% होगा, जो इकोनॉमी के लिए सही होता है, ठीक है। चलो, और टूल्स ऑफ आरबीआई यहाँ समझा दिया मैंने, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर, लिक्विडिटी असेसमेंट फैसिलिटी, ठीक है। अब इसमें रिसेंट अपडेट क्या हुआ है, इसको यही दिया है मैंने, जैसे कि वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो, ये क्या होता है, यहाँ पे पता चल रहा है ये वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब ये शॉर्ट टर्म के लिए लाया गया है, ठीक है, इसको चेंज कर सकते हैं, वेरिएबल मतलब चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है ताकि हम लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है, और मार्केट डिटरमाइन कर सके रेट को। अभी लाया क्यों गया था, क्योंकि आपको पता होगा दोस्तों, 2000 के नोट्स जो है आरबीआई ने मतलब इसको क्या कर दिया था, डिमोनेटाइज कर दिया था, ठीक है, 2000 नोट को। और 2000 के नोट सब जमा करने लगे थे बैंक के अंदर, तो बैंक के पास एक्सेस मनी हो गया था, या सरप्लस मनी बोल सकते हो, ठीक है, लिक्विडिटी बढ़ गई थी बैंक की। तो ऐसे में जो है लिक्विडिटी बढ़ गई थी, मनी सप्लाई बढ़ गई थी, तो ऐसे में आरबीआई करी, उन्होंने लिखा है वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो का ये एक्सेस मनी जो है ना आप हमारे को दे दो। आरबीआई ने कहा ये एक्सेस मनी हमारे को दे दो इस रेट पर, वेरिएबल रेट रिवर्स रेट पर, ठीक है। चलो, तो समझ में आ गया। और एचडीएफ मैंने आपको समझा दिया, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, यहाँ पर भी एब्जॉर्बिंग करते हैं हम लिक्विडिटी को, लेकिन यहाँ पर कोई कोलेटरल नहीं होता, विदाउट कोलेटरल। यूपीएससी एंगल क्या है, क्या इंपोर्टेंट एग्जाम के लिए, तो क्वेश्चन जो है आरबीआई के टूल पे आता है, करंट रेपो, रिवर्स रेपो रेट्स और ऑब्जेक्टिव ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर आता है, और डिफरेंस भी पूछा जाता है बिटवीन द एचडीएफ और रिवर्स रेपो रेट के अंदर। ये मैंने बता दिया था, क्यों, इसमें कोलेटरल नहीं होता, इसमें कोलेटरल होता है, ठीक है। और रेपो और रेपो कोलेटरल के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, एलएफ विंडो के ऊपर, ये ध्यान रखना आप दोस्तों, ठीक है। चलो, अब सेकेंड टॉपिक हमारा वो है सरप्लस ट्रांसफर टू द सेंटर। अब देखो दोस्तों, इसे भी मैंने इतने में पूरा खत्म कर दिया यहाँ पर नोट्स के अंदर। बाकी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये देखो, ये आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मतलब
इसमें फालतू की चीज़ें रखी हैं जो आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन आप इसे पढ़ने में समय बर्बाद करोगे तो आपका समय ज़्यादा खर्च होगा और आउटपुट कम मिलेगा। इसलिए मैंने इसे बनाया है ताकि आप समय कम लगाओ और आउटपुट ज़्यादा मिल जाए आपको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है भैया, आपने पढ़ा होगा, ठीक है, कि आरबीआई के पास जो है ना सरप्लस मनी होती है, जिससे वो पैसा कमाते हैं, ठीक है, जो पैसा कमाते हैं आरबीआई का सरप्लस मनी होती है, तो ये ट्रांसफर करे थे सेंटर को, ठीक है, ट्रांसफर करे थे ये पैसा सेंटर को, ताकि सेंटर जो है एक्सपेंडिचर कर सके, अपने खर्चे जो है कर सके और फिस्कल डेफिसिट को वगैरह को कम कर सके अपना। तो आरबीआई ने ट्रांसफर किया है 2.69 लाख करोड़ जो है सरप्लस टू द सेंटर, इसलिए न्यूज में था। और 2025 के प्री एग्जाम में देखो दोस्तों क्वेश्चन बना था कि आरबीआई की इनकम जो है किससे होती है, ठीक है, आरबीआई के इनकम का सोर्स क्या है। तो इन्होंने देखो पीटी 65 वालों ने यहाँ पर इसे डाल दिया यहीं पे, ठीक है, ये कुछ नहीं, ये आपका 2025 का पीवाईक्यू है, ठीक है, इन्होंने कुछ मेहनत नहीं करी, यहाँ पर पीवाईक्यू डाल दिया है, ठीक है। ये की सोर्स क्या है आरबीआई के इनकम का, ठीक है, कुछ नहीं करा इन्होंने, ये चीज ध्यान रखना। की सोर्सेस क्या है आरबीआई के इनकम का, तो यहाँ पर दे दिया उन्होंने, इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, नेट इंटरेस्ट फ्रॉम लिक्विडिटी एडजस्टमेंट टूल्स, है ना, जैसे एलएफ विंडो से जो पैसे कमाती हैं, जो मैंने अभी आपको समझाया था, लोन से, सिग्नोरेज से, ध्यान है ना, सिग्नोरेज क्या होता है, जो करेंसी जो प्रिंट करती है आरबीआई, ठीक है, उस पर जो प्रॉफिट होता है उसे सिग्नोरेज कहते हैं, ठीक है। ये मैंने अभी आपको पीवाईक्यू कराया भी था, ठीक है, मैं दिखा दूं आपको, मैंने अभी आपको पीवाईक्यू करवाया था, 112 क्वेश्चन करवाए थे मैंने मनी इन बैंकिंग के, जो लास्ट 35 ईयर्स में आए, ठीक है, आप देख लेना चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। तो इससे पैसा कमाती है आरबीआई, और इंटरेस्ट अर्न ऑन फॉरेन करेंसी इन्वेस्टमेंट, ठीक है, क्योंकि फॉरेक्स रिजर्व्स को भी आरबीआई मेंटेन करती है, और अभी ये पीटी 65 के अंदर भी है आगे। तो भैया ये जो फंडा है कि ये सरप्लस ट्रांसफर करती है आरबीआई सेंटर को, ये फंडा किसमें मेंशन है, ये बहुत एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये पढ़ना है आपको, ये फंडा मेंशन किसमें है, ठीक है। तो ये फंडा मेंशन है, जरा देखोगे आप इसका जेनेसिस देखोगे तो ये है इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क में, ठीक है, इसी का ध्यान रखना, जो अडॉप्ट करा है आरबीआई ने 2019 के अंदर, बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द बीमल जलान कमेटी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बीमल जलान कमेटी, डायरेक्ट यूपीएससी में क्वेश्चन आ जाएगा बीमल जलान कमेटी किससे रिलेटेड है, तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इवन बीमल जलान कमेटी के रिकमेंडेशन भी आपको मेंस के लिए याद होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। चलो, और यहाँ पर देखो दोस्तों, ये सब जो चीजें ना मैंने आपको नोट्स के अंदर प्रोवाइड कर दिया है, कि देखो आपको रिमेंबर क्या करना है एग्जाम के लिए, तो ईसीएफ जो अडॉप्ट किया गया है 2019 के अंदर, इसे रिमेंबर रखना है, बीमल जलान कमेटी याद रखनी है, ठीक है। और सरप्लस जो ट्रांसफर कर रही है गवर्नमेंट को, ठीक है, जो आरबीआई का इनकम है, जो सरप्लस ट्रांसफर कर रही है आरबीआई गवर्नमेंट को, इसके रिस्क प्रोविजंस को भी, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। सो अभी मैं आपको ना इसको नोट से भी दिखाया था उसके फायदे, ये मैकेनिज्म क्या है। तो ये जो पैसा जो ट्रांसफर कराया जाता है, ये बेस्ड ऑन इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क से कराया जाता है, जो कि अप्रूव करा है आरबीआई ने, ठीक है, आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड ने। और ईसीएफ डिटरमाइन करता है रिस्क प्रोविजंस एंड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन को। और कंपोनेंट्स क्या है ईसीएफ के, तो है रिलायंस इक्विटी। रिलायंस इक्विटी में क्या आता है, कैपिटल आता है, रिजर्व फंड आता है, कंटिजेंसी फंड आता है, एसेट डेवलपमेंट फंड आता है, और फिर सेकंड है कंटिजेंट रिस्क बफर, इसके अंदर मॉनेटरी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, क्रेडिट, ऑपरेशनल रिस्क, ठीक है। और रिवोल्यूशन बैलेंसेस के अंदर आता है आपका अनरियलाइज्ड गेन्स, लॉसेस फ्रॉम गोल्ड, फॉरेक्स, इंटरेस्ट रेट, ये सब आता है कंपोनेंट्स ऑफ ईसीएफ के अंदर। अभी ईसीएफ क्या होता है दोस्तों, तो ये जान लो भैया कि ईसीएफ इसे ना इंटीग्रल, क्या इंटीग्रल पार्ट किसका, मैं एक बार हाइलाइटर जरा चूज कर लूं, ये रहा, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एंटरप्राइज वाइड रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क ऑफ 2012। इसके provides a methodology for determining appropriate level risk provisions and profit distribution to be made under the section 47 of the RBI Act of 1934। ध्यान रखना, सेक्शन 47 ऑफ आरबीआई 1934 ये कहता है कि भैया क्या रिस्क प्रोविजंस है, ठीक है, ईसीएफ के अंदर, जिसके अंदर वो प्रोवाइड कर रहे हैं मनी किसको, सेंटर को, तो इसमें क्या रिस्क प्रोविजंस आरबीआई को देखना चाहिए, है ना, क्या प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन है, ये चीजें कहाँ मेंशन है, आरबीआई के एक्ट में मेंशन है। क्योंकि भैया आप जो है सरप्लस मनी जो है आप सेंटर को दे रहे हो, लेकिन इसके अंदर भी तो रिस्क प्रोविजंस होने चाहिए ना, ये सुनो, ऐसे थोड़ा दे दोगे पैसा। तो कंपोनेंट्स क्या है इकोनॉमिक कैपिटल के, ठीक है, इकोनॉमिक कैपिटल अंडर ईसीएफ, तो रिलायंस इक्विटी है जो मैंने अभी आपको पढ़ाया था, कंटिजेंट रिस्क बफर है, रिवोल्यूशन बैलेंसेस है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना दोस्तों। और एक बात और, जो टेन्योर है कमेटी का, जो विभाजन कमेटी दिया था, ये रिव्यूड होता है एवरी 5 ईयर्स में, ध्यान रखना।
तो रिलायंस इक्विटी में क्या है, तो आरबीआई का कैपिटल आता है इसके अंदर, जैसे रिजर्व फंड, कंटीजेंसी फंड और एसेट डेवलपमेंट फंड, ये सब चीजें देखी जाती है कितना है आरबीआई के पास, उस हिसाब से जो है सरप्लस ट्रांसफर करा जाता है किसको, सेंटर को। ठीक है, तो ध्यान रखना, पहले ये सब चीजें हम कंपोनेंट्स को देख लेंगे, फिर देखेंगे कि हाँ भाई आरबीआई लॉसेस में तो नहीं है, उस हिसाब से जो है सरप्लस मनी, जो भी सरप्लस मनी है उसको हम ट्रांसफर कर देंगे किसको, सेंटर को। ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों। तो कंटीजेंट रिस्क बफर के अंदर कंपोनेंट देखा जाते हैं आरबीआई के, रिलायंस इक्विटी टू प्रोवाइड मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड क्रेडिट ऑपरेशनल रिस्क, ये सब चीजें कि भैया ऑपरेशन रिस्क, जो ऑपरेशनल टास्क है आरबीआई का वो हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ठीक है, जो मॉनेटरी पॉलिसी वो कर पाएगी नहीं कर पाएगी, इस हिसाब से जो है मनी जो है जो सरप्लस मनी है, सॉरी मैं ये बोलना चाहूंगा सरप्लस मनी जो है ट्रांसफर करती है आरबीआई सेंटर को। ठीक है, फिर इसके अंदर रिवोल्यूशन बैलेंसेस भी देखा जाता है कि अनरियलाइज गेन्स क्या है, नेट ऑफ लॉसेस क्या है, रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सचेंज रेट क्या है, गोल्ड प्राइस क्या है, इंटरेस्ट रेट मूवमेंट्स क्या है, इन सब चीजों को देख के हुए आरबीआई ट्रांसफर करती है पैसा, अदरवाइज ऐसे नहीं करेगी। ठीक है, चलो, तो ये था न्यूज में, ठीक है, कि भाई इतना लाख करोड़ रुपए दिए हैं, तो उसके अंदर क्या चीजें हमें देखना है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो आरबीआई के सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है, और किसके फ्रेमवर्क के अंडर में आता है, इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क के अंदर आता है, बीमा चलान कमेटी इंपॉर्टेंट है, आरबीआई का एक्ट जो है 1934, इसके अंदर सेक्शन 47 आपको याद रखना है, और कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल क्या है, इकोनॉमिक कैपिटल, ठीक है, तो रिलायंस इक्विटी देखते हैं, उसके अंदर कंटीजेंसी रिस्क बफर देखते हैं और रिवोल्यूशन बैलेंस देखते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको नोट्स के अंदर प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, ये रहो, इतने में ही खत्म किया। ठीक है जी, चलो अब आते हैं जो हमारा इसके नेक्स्ट टॉपिक है, वो है इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व्स। और इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो तो बताइए आपको बढ़ता है, लेकिन इस पर क्या बढ़ा है, इस बार गोल्ड रिजर्व बढ़ा है। इस बार क्या बढ़ा है, इस बार गोल्ड रिजर्व बढ़ा है, और इसलिए ये न्यूज में आया है कि गोल्ड रिजर्व हैव रीच 102.3 बिलियन डॉलर। ठीक है, ध्यान रखना डॉलर है, ये बिलियन डॉलर है। तो अगर आप देखो दोस्तों, एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये मैंने आपको मैनेज जो है ये जितना भी ये एक पेज के अंदर इन्होंने दे रखा है ना, पेज 365 के अंदर, ये मैंने आपको यहाँ देखो इतने में खत्म करा दिया, इतने में आपको पूरा रिकॉल कर लोगे। ठीक है, अभी देखो मैं ये रिकॉल करके दिखाता हूँ आपको, आप किस तरीके से इस शॉर्ट नोट से फुल रिवाइज कर लोगे जो भी आपका पीटी 365 के अंदर ये दे रखा है ना। तो इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व है, जिसको प्राइमरली मैनेज कौन करता है, आरबीआई करता है, सबको पता है, इजी है, स्टैटिक पोर्शन है। कंपोजिशन क्या है भैया फॉरेक्स रिजर्व का, कि भैया आरबीआई जो भी फॉरेक्स रिजर्व रखता है ना, वो किस फॉर्म में रखता है, ठीक है, इस फॉर्म में मतलब करेंसी में रखता है, गोल्ड रिजर्व में भी रखता है, आईएमएफ की होल्डिंग्स में भी रखता है। ठीक है, इन तीनों के अंदर डाइवर्सिफिकेशन कर रखी है किसने, आरबीआई ने, फॉरेक्स रिजर्व्स की। तो करेंसी एसेट्स में देखोगे तो इसके अंदर फॉरेक्स फॉरेन है, ध्यान रखना, फॉरेन की करेंसी है, हमारी नहीं। तो यूएस डॉलर देखने को मिलेगा, यूरो देखने को मिलेगा, ठीक है, जापानीज येन देखने को मिलेगा, ऑस्ट्रेलियन डॉलर देखने को मिलेगा, ये सारे डॉलर देखने को मिलेंगे, है ना, मतलब ये सारी करेंसी देखने को मिलेगी। गोल्ड रिजर्व हमारा बढ़ा है, तो गोल्ड शेयर का जो इंक्रीज हुआ है हमारा, पहले 7% था, अभी 15% हो गया है। ठीक है, ओवर डिकेड, मतलब 10 साल के अंदर हो गया। आईएमएफ की होल्डिंग देखोगे तो भैया आईएमएफ की होल्डिंग होती है जैसे कि स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स होती हैं, है ना, रिजर्व ट्रांचे होती है। ठीक है, ये पीवाईक्यू ध्यान रखना कि स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स और रिजर्व ट्रांचे किससे रिलेटेड है, तो आईएमएफ से है। तो ये सब भी फॉरेक्स रिजर्व के अंदर आता है ना। तो आईएमएफ के जब मेंबर मिलते हैं ना, तो आपको ये सारी जो फैसिलिटीज मिलती है आईएमएफ की। अब पर्पस क्या है, इंक्रीजिंग करना गोल्ड रिजर्व का, मतलब आरबीआई ने गोल्ड रिजर्व क्यों बढ़ाई, तो भैया हम डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते थे, है ना, हेज करना चाहते हैं अगेंस्ट इन्फ्लेशन, क्योंकि पता है आपके पास फिजिकल एसेट है, गोल्ड एसेट ऐसा है, ठीक है, जो लेस लिक्विड होता है तो इन्फ्लेशन कम होती है इसके अंदर, है ना, और इसकी क्रेडिबिलिटी भी ज्यादा होती है। रिड्यूस करना चाहते थे हम डॉलर के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी को, दैट इज डी डॉलराइजेशन करना चाहते थे हम, है ना, तो जिसकी वजह से हमारा रुपया ज्यादा डेप्रिसिएट ना करे। ठीक है, डॉलर जो है ज्यादा स्पेकुलेट होगा, ठीक है, ज्यादा जो मतलब उसका कहते हैं ना स्टेलाइजेशन होगा, तो डॉलर स्ट्रॉन्ग होने की वजह से हमारा रुपया जो है डेप्रिसिएट करता है। तो ये ना हो इसलिए हमने गोल्ड रिजर्व्स बढ़ाए। रिस्क क्या है गोल्ड रिजर्व बढ़ाने के हमारे, तो भैया ये आपको पता होगा कि भैया लो लिक्विडिटी होती है गोल्ड, ठीक है, आपका जो है हाई लिक्विडिटी देखने को मिलेगी केस के अंदर, केस मनी आपका जो करेंसी नोट्स होते हैं, है ना, वो बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी होती है उसके अंदर। आप किसी भी दुकान पे जाओ, ठीक है, तुरंत वो आपसे सेट कर लेंगे कैश को पैसा, है ना, और आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। लेकिन गोल्ड लेके जाओगे
तो एक बार वो गोल्ड चेक करेगा कि हाँ ये गोल्ड रियल गोल्ड है या नहीं। मना भी कर सकता है, कहता है कि भैया मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो कैश दे दो आप, है ना, तो लेस लिक्विड होता है। तो जीरो यील्ड होती है इसके अंदर, जैसे कि आप बॉन्ड के अंदर अपने करेंसी मतलब बॉन्ड के अंदर आप बॉन्ड्स के अंदर अपना फॉरेक्स रिजर्व रखोगे तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट रेट भी मिलता है समय के साथ साथ, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है। स्टोरेज कॉस्ट होती है भैया, गोल्ड जगह घेरता है ना, ठीक है, गोल्ड जगह घेरता है, तो इसकी स्टोरेज कॉस्ट आती है, इवन इसकी सेफ्टी की कॉस्ट भी आती है ना, इसको सेफ रखने के लिए। तो ये सारे रिस्क हैं। यूपीएससी एंगल क्या है, तो क्वेश्चन आ सकता है किसके ऊपर, कंपोजिशन ऑफ रिजर्व्स के ऊपर, पर्पस क्या है गोल्ड रखने का, और एचडीआर और आरटीपी के ऊपर डेफिनेशन भी आ सकती है इसकी, ठीक है। तो अभी आपको मैं क्या समझाने वाला हूँ इसके अंदर, जो आईएमएफ की होल्डिंग है एचडीआर और रिजर्व करेंसी, ये क्या होता है ये समझ लो, क्योंकि एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, है ना। और वैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा स्टेटिक के अंदर ये सब, डोंट वरी। तो यहाँ पर आ जाओ, और होल्डिंग्स विद आईएमएफ पे यहाँ पर इन्होंने दे रखा है बहुत अच्छे से कि स्पेशल ड्राइंग राइट्स होते हैं। इसके अंदर ये क्या होता है, तो एक इंटरेस्ट बेयरिंग रिजर्व एसेट होता है जो क्रिएट करा है आईएमएफ ने, और ये सप्लीमेंट करते हैं किसको, मेंबर्स के रिजर्व एसेट्स के साथ। सेकंड इज रिजर्व ट्रांचे पोजीशन। अब ये क्या होता है भैया, तो ये डिफरेंस होता है, ये ध्यान रखना किसके बीच में, तो मेंबर्स का जो कोटा होता है ना, आप आईएमएफ के मेंबर बनते हो तो उसके अंदर कोटा मिलता है, तो मेंबर्स का जो कोटा होता है और आईएमएफ का होल्डिंग होता है, ठीक है, होल्डिंग ऑफ मेंबर्स करेंसी दैट इज रेडली अवेलेबल फॉर विड्रॉवल विदाउट स्ट्रिक्ट कंडीशन, ठीक है। दैट मीन्स कि आप इसे जब मर्जी पैसा से निकाल सकते हो क्योंकि इसके अंदर कोई स्ट्रिक्ट कंडीशन नहीं होती, ठीक है। तो ये होता है रिजर्व ट्रांचे जो आप किसके साथ रखते हो, आईएमएफ के साथ रखते हो, ठीक है। तो ये भी आपका फॉरेक्स रिजर्व के अंदर इंक्लूड होता है, ध्यान रखना। तो ये दोनों आपको टूल याद रखने हैं एग्जाम के लिए। फॉरेन करेंसी एसेट्स मैंने आपको अभी पढ़ाया था अपने नोट्स के अंदर कि यूएस डॉलर और यूरो, इन सब के अंदर हम अपना पैसा जो है रखते हैं, रिजर्व रखते हैं, पाउंड स्टर्लिंग और ऑस्ट्रेलियन डॉलर और जापानीज येन के अंदर, ठीक है। और एक बात और, रिस्क क्या था, स्टोरिंग विथ गोल्ड, ठीक है, हम गोल्ड को स्टोर कर रहे हैं तो रिस्क रिस्क क्या था, मैंने अभी आपको वहां पढ़ाया था कि ये रिड्यूस करता है लिक्विडिटी को, फ्लेक्सिबिलिटी को, है ना, और जीरो यील्ड होती है इसके अंदर, ठीक है, और स्टोरेज एंड सिक्योरिटी कॉस्ट आती है इसके अंदर। और हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो हम डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हैं, रिड्यूस करना चाहते हैं डिपेंडेंसी ऑन यूएस डॉलर, रिस्क मिटिगेशन करना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि हाई वोलेटिलिटी होती है करेंसी, लेकिन गोल्ड ऐसा नहीं होता, ठीक है, गोल्ड की वैल्यू ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होती। हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन से मतलब लड़ना चाहते हैं, तो गोल्ड इज एक्टिविटी हैज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, हेल्पिंग प्रोटेक्ट दी परचेजिंग पावर ऑफ इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व। तो ये टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो गया, फॉरेक्स रिजर्व का पूरा कंप्लीट, और इसको मैंने स्टैटिक के साथ आपको पढ़ा दिया है, ठीक है, और पीवाई की इंग्लिश भी कर दिया है, मैंने अभी आपको बताया था कि इन दोनों के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। रिजर्व बैंक ने इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम निकाली है 2021, ठीक है, इसके अंदर कुछ चेंज करा हो गया होगा क्योंकि इसके ऊपर ही पीवाईक्यू आ रखा है, इसलिए इन्होंने पीडी60 वालों ने इसी भी डाल दिया इसके अंदर, ठीक है। पीडी65 वाले कुछ नहीं करते, पीवाईक्यू की थीम देखते हैं और देखते हैं भैया करंट अफेयर्स में है डाल दो, ठीक है, तो पढ़ते भी इसी तरीके से, गलती इनकी नहीं है, ठीक है। तो रिजर्व बैंक ने इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम निकाली है 2021 की। इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो प्रोवाइड करना स्पीडी ग्रेवेनेंस, है ना, ग्रेवेनेंस रिड्रेस टू फॉर बैंक एनबीएफसी डिजिटल ट्रांजेक्शन कस्टमर्स, ठीक है। तो इनके जो ग्रेवेंसेस है इसको स्पीडी कर देना, थोड़ा इनका मतलब इनकी ग्रेवेंसेस को जल्दी से पूरा कर देना, ठीक है, जो भी इनकी शिकायत है उसका जल्दी से रेजोल्यूशन देना। तो इसके अंदर कौन कौन से मतलब इसके अंदर स्कीम के अंदर कवर करा गया है, तो जितने भी कमर्शियल बैंक होते हैं, आरआरबीज होते हैं, ठीक है, सर्टन कोऑपरेटिव बैंक्स को भी इंक्लूड करा गया है, नॉन बैंक फाइनेंशियल कंपनीज को भी इंक्लूड करा गया है जो एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट्स ओवर देयर मोर देन 100 करोड़, पेमेंट सिस्टम पार्टिसिपेंट्स को भी और क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज को भी, ठीक है। और इनकी पावर में जैसे कि इनको कंपनसेशन भी इन्होंने डाल रखा है कि भैया अगर आप आपके ग्रीवेंसेस को रिजोल्व नहीं करेगा तो आपका कंपनसेशन भी मिलेगा आपको 20 लाख का प्लस 1 लाख फॉर कंप्लेंट्स लॉस्ट टाइम, जो भी लॉस्ट टाइम होता है आपका कंप्लेन करने में, है ना, कोर्ट वगैरह में आना जाना वो भी, है ना। ये बेसिक टिप क्या है, तो वन नेशन वन ओम्बुड्समैन अप्रोच के हिसाब से इसे आपको देखना है, ठीक है, क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है, समझना भी है। अब देखो दोस्तों, ये अदर की आरबीआई इनिशिएटिव्स में मैंने आपको समझा दिया है, जैसे स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी स्टार्टिंग में बढ़ा दिया, और वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो रेट ये भी बढ़ा दिया मैंने। स्विच एक्शन क्या होता है, स्विच ऑक्शन क्या होता है, क्योंकि देखो ये भी आपका न्यूज में है, ठीक है, यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, न्यूज में है ये भी, एसडीएफ वेरिएबल
और स्विच ऑक्शन और को लेंडिंग नॉर्म्स, ठीक है, और पेमेंट एग्रीगेटर्स और वेज एंड मीन्स एडवांसेस, ये भी पीवाईक्यू है, ध्यान रखना, और न्यू इनिशिएटिव्स बाय आरबीआई, ये सब है ना। मैंने आपको यहाँ पर मेंशन दे दिया है डॉक्यूमेंट के अंदर, सब कुछ शॉर्ट नोट्स के अंदर प्रोवाइड कर दिया है, जो मेन मेन चीजें वो मैंने आपको यहाँ डाल दी है। देखो आप पढ़ने बैठोगे, टाइम वेस्ट कर दोगे अपना, कम से कम 10 से 15 मिनट लगा दोगे इसे पढ़ने में, समझने में, और यहाँ पर मैंने आपको इसका निचोड़ दे दिया, ठीक है, कि इसका मेन फंडा क्या है। तो एचडीएफ आपको पता है एब्जॉर्ब करता है एक्सेस लिक्विडिटी को, ठीक है, विदाउट कोलेटरल, और डेली अवेलेबिलिटी के हिसाब से काम करता है ये। वेरिएबल रेट, रिवर्सिबल रेट भी समझा दिया था मैंने, ये मार्केट बेस्ड शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी एब्जॉर्प्शन है। यहाँ पर बैंक जो है अपना सरप्लस मनी कमर्शियल बैंक्स आरबीआई को देती है ना। स्विच ऑक्शन में क्या होता है, तो जो कमर्शियल बैंक है या फिर कोई भी गवर्नमेंट है, वो रिप्लेस करना चाहती है शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को विद लॉन्ग टर्म, क्योंकि शॉर्ट टर्म में भैया देखो, शॉर्ट टर्म में ऐसा होता है कि आपके पास ज्यादा समय नहीं होता है ना, आपको भैया ये पेमेंट करनी होती है शॉर्ट टर्म के पीरियड में ही। लॉन्ग टर्म जो लोन होते हैं, आपको पता है कि समय लॉन्ग है, तो आप अपना काम अपना अच्छे से कर पाते हो, और पेमेंट भी जो है रीपेमेंट कर पाते हो इजिली अच्छे से, है ना। तो यहाँ मैनेज करना चाहते हैं हम डेट प्रोफाइल को। कोल्ड लेंडिंग नॉर्म्स क्या है, तो यहाँ पर बैंक्स प्लस एनबीएफसी जो है कोल्ड लेंड करना चाहती है साथ में मिलकर, ठीक है, मिनिमम 10% इंटेंशन है यहाँ पर, और पीएसएल बेनिफिट सेरेबल भी यहाँ पर करा गया है। अब इसको समझ लेंगे क्या है, ठीक है, क्योंकि देखो ये जो है ना शॉर्ट नोट्स काम आपके आएंगे आफ्टर समझने के बाद, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के बाद ये शॉर्ट नोट्स आपको रिवीजन में बहुत अच्छे से काम आ रहे हैं, ठीक है, रिवीजन में बहुत अच्छे से काम आ रहे हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पर कि क्या है यहाँ पर कोल्ड लेंडिंग नॉर्म्स। तो आरबीआई ने इशू करा है डायरेक्शन फॉर कोल्ड लेंडिंग एग्रीमेंट्स बिटवीन द बैंक्स एंड एनबीएफसी। देखो यही तो मैंने लगा था, कोल्ड लेंडिंग में क्या है, बैंक्स प्लस एनबीएफसी कोल्ड लेंड करती है साथ में, ठीक है। अंडर सीएलए द कोल्ड लेंडिंग एग्रीमेंट्स, रेगुलेटेड एंटिटीज कैन एंटर अ लेंडिंग अरेंजमेंट विद अदर, मतलब रेगुलेटेड जो भी इनके एजेंसीज हैं उनके साथ, फॉर एक्सटेंशन ऑफ क्रेडिट टू द बोरोवर सब्जेक्ट टू द कंप्लायंस विद द एक्सटेंड प्रूडेंशियल रेगुलेशंस। मतलब कोल्ड लेंडिंग नॉर्म्स कर सकते हैं मिलकर एनबीएफसी और बैंक्स वाले, ठीक है, और इससे हम बोरो बढ़ा सकते हैं, ठीक है, क्रेडिट लोन बढ़ा सकते हैं टू द बोरोवर्स। की हाईलाइट्स क्या है रिवाइज्ड डायरेक्शन के अंदर, तो मिनिमम शेयर रखा गया है कि मतलब जो भी आरईस हैं, ठीक है, और रेगुलेटेड एंटिटीज हैं, उनको रिटेन करना होगा मिनिमम 10% शेयर ऑफ द लोन्स, और प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग को देना होगा, मतलब ईच लैंडर कैन क्लेम पीएसएल स्टेटस फॉर इट्स शेयर अंडर को लैंडिंग एंड इफ द लोन क्वालिफाई एज अ प्रायोरिटी सेक्टर। और आपको पता होना चाहिए दोस्तों, पीएसएल के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी के अंदर, और पीएसएल नॉर्म्स भी पता होना चाहिए आपको कि यहाँ पर कौन कौन से सेक्टर आते हैं पीएसएल के अंदर, प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर, और कितना परसेंट जो है बैंक जो है पीएसएल टारगेट रखती है, कमर्शियल बैंक का कितना होता है, आरआरबीज का कितना होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इवन इस डॉक्यूमेंट में भी है आपका, ठीक है, मैं अभी आपको दिखा दूंगा, इस डॉक्यूमेंट के अंदर भी है। जैसे कि मैं अभी आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, देखो वन स्टेट वन आरआरबी जो ये लाया गया है, इसके अंदर भी पीएसएल नॉर्म होते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर दे रखा है मस्ट एलोकेट 75% ऑफ एएनबीसी। एनबीसी क्या होता है, तो एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट होता है, जो कि इनको टारगेट इनको मिलता है, ठीक है, आरआरबीज को, रीजनल रूरल बैंक्स को, कि उनको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग करनी है 70% का, ठीक है, तो 70% अमाउंट है, ठीक है, ये लोन जाना चाहिए किसके पास, लोन अमाउंट पीएसएल में जाना चाहिए, ठीक है, ये टारगेट मिलता है किनको, आरआरबीज को। ये देखो दोस्तों स्टेट का पोर्शन है, मैं बस आपको रिवाइज करा रहा हूँ फटाफट। सो इनको ना मेंटेन भी रखना होता है कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो को, और इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है, पीवाईक्यू है, मैंने करा चुका हूँ, CRAR, ठीक है, ऑफ 9% रखना पड़ता है ताकि बैंक रन जैसी सिचुएशन ना हो जाए, ठीक है। चलो तो ये मैंने आपको यही पढ़ा दिया कि भैया पीएसएल टारगेट्स को जो है फॉलो करने होते हैं सभी को, ठीक है। और वैसे मैं आपको बता दूं इम्पोर्टेंट नहीं है, रियली बता रहा हूँ, इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्जाम के लिए ऐसे क्वेश्चन नहीं आते यूपीएससी में, वास्तव में बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, इन्होंने दे दिया इसलिए पढ़ा दिया, ठीक है, नहीं आते कोल्ड लैंडिंग नॉर्म्स ऐसे है। बस हाँ ये ध्यान रखना कि हाँ कोल्ड लैंडिंग हो सकती है, कोल्ड लैंडिंग एग्रीमेंट्स वाला हमारे इंडिया में है, ऐसा कोई सिस्टम डेवलप है, ठीक है, जहां पर रेगुलेटेड एजेंसीज कोल्ड लैंडिंग एग्रीमेंट बनाकर कर सकती है, ठीक है। बस आपको इतना ही समझना है, क्योंकि एग्जाम के लिए अगर क्वेश्चन बनेगा तो इस तरीके से बनेगा कि कोल्ड लैंडिंग अरेंजमेंट है या नहीं इंडिया के अंदर, बैंक्स और नॉन एनबीएफसी कर सकते नहीं कर सकते, बस क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है, ऐसे नहीं बनेगा कि बताओ 10% है कितना है ना, ऐसा नहीं बनता, ठीक है दोस्तों। अब देखो दोस्तों वेज एंड मीन्स एंड एडवांसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसके अंदर क्या होता है कि इसमें जो है ना आरबीआई टेम्पररी एडवांस देती है, ठीक है, गवर्नमेंट को भैया, क्योंकि देखो गवर्नमेंट के पास भी जो है डेफिसिट हो जाता है बजट, तो उनके जो मिसमैच होते हैं ना रिसीप्ट्स और पेमेंट्स के अंदर, उसको फुल करने के लिए, फुलफिल करने के लिए यहाँ पर टेम्पररी एडवांस देती है इसको आरबीआई गवर्नमेंट को, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। तो एक टेम्पररी एडवांस गिवन बाय द आरबीआई टू द सेंट्रल गवर्नमेंट टू कवर एनी मिसमैच इन रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स, टेम्पररी ध्यान रखना, ये वेज एंड मीन्स एडवांसेस में देती है आरबीआई, ठीक है। अनलाइक एडहॉक ट्रेजरी बिल्स, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डब्ल्यूएमएस इज नॉट अ सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग फिस्कल डेफिसिट, ये इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट करके रखना एग्जाम के लिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेज एंड मीन्स एडवांसेस के अंदर जो गवर्नमेंट जो आरबीआई पैसा दे रही है ना गवर्नमेंट को, ये कोई सोर्स नहीं है फिस्कल डेफिसिट को फाइनेंस करने का, ये ध्यान रखना, क्योंकि टेम्पररी है ये, ठीक है, टेम्पररी है, ये कोई वो नहीं है कि मतलब आप गवर्नमेंट की फिस्कल डेफिसिट को पूरा कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने वेज एंड मीन्स एडवांस दे रखा है, यहाँ पर शॉर्ट टर्म टेम्पररी क्रेडिट दिया जाता है टू मीट केस मिसमैच, ठीक है, गवर्नमेंट के, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना है आपको कि डब्ल्यूएमए इज आल्सो अवेलेबल फॉर स्टेट गवर्नमेंट्स एंड यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरीज, और इसकी लिमिट जो है आरबीआई डिसाइड करती है इन कंसल्टेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, लीगल फ्रेमवर्क इसको मिला है आरबीआई एक्ट से, और इंटरेस्ट रेट जो है डब्ल्यूएमए का या आरबीआई का रेपो रेट होता है, ठीक है। हाउएवर इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट दैट इज की जो भी अमाउंट एक्सेस में होता है डब्ल्यूएमए की लिमिट से, ये 2% अबव होता है किसके, रेपो रेट से। अगर ओवरड्राफ्ट अमाउंट चाहिए आपको, ठीक है, तो रेपो रेट से 2% अबव हो जाएगा, ठीक है, उतना पैसा आपको देना पड़ेगा। ड्यूरेशन क्या होता है, तो ये फुल्ली पेड ऑफ करना पड़ेगा आपको विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ मेकिंग डब्ल्यूएमएस, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको ये, और ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट था दोस्तों, इसलिए मैंने इसको पूरा पढ़ा दिया, ठीक है। और न्यू इनिशिएटिव बाय आरबीआई, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको रखना है ध्यान। जैसे यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेरेंस बना रही है, ठीक है, आरबीआई इसके अंदर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हैं टू एमिंग एनहांस डिलीवरी ऑफ क्रेडिट, ताकि हम क्रेडिट और अच्छे से दे सके, ठीक है। It aggregates data from multiple data sources which would be made available to lenders for better credit assessment, ध्यान रखना क्रेडिट असेसमेंट करा जा रहा है इसके अंदर यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेरेंस के अंदर, ठीक है। और आपको ये पता भी है कि सेंट्रल बैंक के डिजिटल करेंसी के ऊपर 2 बार क्वेश्चन आ गया है, 2025 में भी आ गया है, शायद 2024 में आया, 2025 में आया है, और 2023 में भी आ रखा है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है सेंट्रल बैंक का डिजिटल करेंसी। यहाँ पर रिटेल सैंडबॉक्स बनाया गया है फॉर फिनटेक फर्म्स के लिए टू इनोवेट एंड टेस्ट सॉल्यूशन के लिए, ठीक है, ताकि वो जो फिनटेक होती है ना, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है, उन फर्म्स को वो जो है इनोवेट कर सके और अपने जो टेस्ट है उसको उसका सॉल्यूशन निकाल सके। और सीबीडीसी क्या है, एक डिजिटल वर्जन है ऑफ फिएट करेंसी का, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना, फिएट करेंसी का, ठीक है, करेंसी इशूड बाय द सेंट्रल बैंक्स। और टोकनाइजेशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये क्या है, तो टोकनाइजेशन इज द प्रोसेस of creating digital representation called a token of a real world asset like stocks on distributed ledger on blockchain, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है, एग्जाम के लिए। अब ये टोकनाइजेशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आएगा, सर्टिफिकेट डिपॉजिट ध्यान रखना दोस्तों, इसके ऊपर भी पीवाईक्यू आ रखा है आपका, ठीक है, उसका टोकनाइजेशन करते हैं, टोकनाइजेशन मतलब यहाँ पर उसका डिजिटल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं हम, ठीक है, जो भी रियल वर्ल्ड एसेट होता है ना उसका, जैसे लाइक स्टॉक्स, ये रियल वर्ल्ड एसेट है आपका, इसको हम डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर के अंदर डाल रहे हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर डाल रहे हैं, ठीक है, उसको कहते हैं टोकनाइजेशन। तो सीडी क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या है, एक नेगोशिएबल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है ना, एंड इशूड इन डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म और प्रोमिसरी नोट अगेंस्ट द फंड डिपॉजिट एट अ बैंक और अदर एलिजिबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो ये होता क्या है भाई, यहाँ पर इसकी डेफिनेशन दे रखी है इन्होंने कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या होता है, नेगोशिएबल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है ये, यहाँ पर हम नेगोशिएट करते हैं मनी मार्केट के अंदर कि भैया कहते हैं देखो हमारा ये डीमेटेरियलाइज फॉर्म के अंदर है, एक प्रोमिसरी नोट है, ठीक है, हमारा कुछ फंड जो है डिपॉजिट है बैंक के अंदर, है ना, इसके बदले में मतलब ये मैं आपको सर्टिफिकेट डिपॉजिट दे रहा हूँ, इसके बदले में आप मुझे मेरा गुड्स दे दो जो मैं आपसे परचेज करने आया हूँ, ठीक है। अगर मैं आपको पैसे वापस नहीं देता हूँ तो मेरा कुछ फंड जो है ना इस बैंक के अंदर जमा है एज अ सिक्योरिटी, है ना, अगर मैं पैसा नहीं देता तो आप ये ले सकते हो, ठीक है, इस तरीके का ये। तो नेगोशिएबल मनी इंस्ट्रूमेंट है जो इशूड करा जाता है डीमेटेरियलाइज फॉर्म के अंदर
तो एक प्रोमिसरी नोट है अगेंस्ट द फंड डिपॉजिट एट अ बैंक और अदर एलिजिबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। और इशूड कौन करते हैं? तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक करते हैं। ध्यान रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यू में था कि आरबीआई करते हैं, ठीक है, तो वहां पर क्वेश्चन इसलिए गलत हो गया था, ठीक है, क्योंकि ये शेड्यूल कमर्शियल बैंक करता है, ना कि आरबीआई। पीवाईक्यू में जो क्वेश्चन था वो आरबीआई डाल रखा था वहां पर, ठीक है। यह ध्यान रखना, एक्सक्लूडिंग रीजनल रूरल बैंक्स एंड लोकल एरिया बैंक्स, है ना, तो ये सब नहीं कर सकते, सिर्फ कमर्शियल बैंक से कर सकते हैं, शेड्यूल कमर्शियल बैंक कर सकते हैं। सिलेक्ट ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन permitted by RBI to raise short term resources issued by at a discount on face value। ध्यान रखना, इसके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं होता, ये फेस वैल्यू पे के डिस्काउंट पर आपको मिलता है, ठीक है। इट्स मेच्योरिटी पीरियड होता है अप टू 1 ईयर और मिनिमम 7 डेज का होता है। ये भी ध्यान रखना, ये एग्जाम की लाइन के लिए, एग्जाम के लिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनका मेच्योरिटी पीरियड होता है 1 ईयर तक और मिनिमम होता है 7 डेज के लिए। और एक बात और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भैया ये ना न्यू इनिशिएटिव ऑफ आरबीआई, ये एग्जाम के लिए वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन बनते हैं इन्हीं के ऊपर है, तो बिल्कुल याद रखना। और ये सारा तो पीवाईक्यू है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ठीक है, और कमर्शियल बैंक इसको करती है, ये भी सब कुछ स्टडी का पार्ट है, तो आप पढ़ते भी हो वहाँ पर, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए, है ना, अदर की इनिशिएटिव्स कवर कर लिया हमने, आरबीआई रिजर्व बैंक का जो ओमिट्समेंट स्कीम था ये भी कवर कर लिया, है ना, और आरबीआई का फॉरेक्स रिजर्व भी हमने कवर कर लिया। अब आते हैं हम सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनबीएफसीज, ठीक है। तो एनबीएफसीज क्या होते हैं? ये होते हैं आपके नॉन बैंकिंग फिनेंशियल कंपनीज होते हैं, ठीक है। तो आरबीआई ने ग्रांट किया है सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन स्टेटस टू किसको? फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल को, एफआईडीसी को, ठीक है। तो मतलब रेगुलेटरी, सॉरी एक मिनट, यहाँ पर इसे अंडरलाइन करना, आरबीआई ने ग्रांट कर दिया है सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन स्टेटस, ठीक है, किसको? फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल को, कि भैया आप ओवरसी करोगे एनबीएफसीज को। एफआईडीसी अब एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी हो जाएगा किसका? एनबीएफसीज का। और ये किसके साथ रजिस्टर्ड होंगे? आरबीआई के साथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है लाइन ये, ठीक है। लीगल बैकिंग कैसे मिल रही है इनको? लीगल बैकिंग कहाँ से मिल रही है? तो भैया मैकेनिज्म है, ठीक है, रेगुलेटेड एंटिटीज एक्ट से, ठीक है, 224 के अंदर आया था ये, जो भी है ओमनीबस फ्रेमवर्क, ठीक है, जो भी है, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे। हाँ, एलिजिबिलिटी क्या है? एसआर होगा, ठीक है, एसआर होगा, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन बनने का एलिजिबिलिटी क्या है? तो एक एसआरओ सेल बी सेटअप एज अ नॉन फॉर प्रॉफिट कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट। ध्यान रखना, कंपनीज एक्ट के अंडर होना चाहिए, ठीक है, कंपनीज एक्ट के अंडर में होना चाहिए ऐसे सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और इट शुड हैव एडुकेट नेटवर्थ, तो एडुकेट नेटवर्थ भी होना चाहिए इनका, तब ये सेल्फ रेगुलेटरी एजेंसीज बन पाएंगी या फिर ऑर्गेनाइजेशन बन पाएंगी। और सफिशिएंटली डाइवर्सिफाइड शेयर होल्डिंग, इनकी शेयर होल्डिंग जो है डाइवर्सिफाइड होनी चाहिए। नो इक्विटी सेल होल्ड 10% और मोर ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल एंड मस्ट रिप्रेजेंट द सेक्टर, मतलब जिस सेक्टर में है वो, इट इज फाइनेंस सेक्टर में है, तो उस सेक्टर को ये रिप्रेजेंट करना चाहिए। और डाइवर्सिफाइड शेयर होल्डिंग होनी चाहिए, मतलब एक ही जगह पैसा नहीं लगा हुआ होना चाहिए आपका, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी एसआरओस की? तो टुवर्ड्स मेंबर, इनके मेंबर्स की तरफ क्या होंगे? तो फ्रेम करना कोड ऑफ कंडक्ट को, एस्टेब्लिश करना ग्रीवेंस रिड्रेसल को और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को सॉल्व करना। और टुवर्ड्स रेगुलेटर की तरफ क्या होगा? तो इंश्योरिंग करना रेगुलेटरी कंप्लायंस को, प्रमोट करना सेक्टर डेवलपमेंट को, और फोस्टर करना इनोवेशन एंड डिटेक्ट करना अर्ली वार्निंग सिग्नल्स को, ठीक है। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे मैं आपको बता दूं, ठीक है। मैं देखो दोस्तों, वही पढ़ो जो एग्जाम में आएगा, फालतू की चीजें पढ़ने और ध्यान याद करने में मत लगाना, ठीक है। हाँ, एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एनबीएफसी क्या है, इनके ऑब्जेक्टिव क्या है, और ये स्टैटिक का पोर्शन है आपका, या आप स्टैटिक में ही पढ़ते हो। तो इनका रजिस्ट्रेशन होता है, ध्यान रखना, कंपनीज एक्ट के अंदर। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ये एंगेज करते हैं लैंडिंग एक्टिविटीज में एंड इन्वेस्टमेंट करते हैं शेयर्स के अंदर, बॉन्ड्स के अंदर और सिक्योरिटीज के अंदर, है ना। एक्सक्लूडिंग एक्टिविटीज लाइक एग्रीकल्चर, इनके अंदर एग्रीकल्चर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इंडस्ट्री ट्रेडिंग के अंदर नहीं कर सकते, ठीक है, एक्सेप्ट ध्यान रखना सिक्योरिटीज, है ना, सर्विस के अंदर और रियल एस्टेट के अंदर नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन। और डिफरेंस क्या है बैंक से? कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पीवाई क्यू आ रखा है, आर आउटसाइड द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एंड कैन नॉट इशू चेक्स, ये भी ध्यान रखना ऑन देमसेल्व्स, खुद से चेक भी इशू नहीं कर सकते, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये भी आ रखा है पीवाईक्यू के अंदर
कि एनबीएफसी एलएएफ विंडो का एक्सेस कर सकती है या नहीं, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का, तो कर सकती है। ठीक है, ध्यान रखना, कर सकती हैं। चलो, तो यहां तक आपने पढ़ लिया। अब आते हैं वन स्टेट वन आरआरबी के ऊपर। तो वन स्टेट वन आरआरबी स्कीम ले आई है गवर्नमेंट, मतलब एक स्टेट होगा और उसके अंदर एक ही आरआरबी होगी, दैट इज रीजनल रूरल बैंक होगा। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाइड करा है अमलगेशन ऑफ 26 रीजनल रूरल बैंक्स का ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ वन स्टेट वन आरआरबी अंडर द रीजनल रूरल बैंक्स एक्ट 1976। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए आरआरबी एक्ट कब आया था, 1976 में आया था, और ये पीएससी एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होया था ये। ठीक है, ईयर। ठीक है, मोर और न्यूज में क्या है अबाउट रीजनल बैंक्स, ये याद रखने हैं। रिक्वायरमेंट्स क्या होती है इनके, ये तो मैंने आपको बढ़ा दिया था, है ना। पीएसएल टारगेट्स क्या होते हैं, है ना। सीआरआर कितना रखना पता है इनको, 90%। और ये सब देखो दोस्तों, मैंने आपको यहाँ देखो नोट से प्रोवाइड कर दिया है। अभी मैंने आपको सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन बढ़ाया था। ठीक है, सेल्फ ऑर्गेटरी ऑर्गेनाइजेशन बढ़ाया था मैंने आपको। देखिए, आरबीआई ने ग्रांट किया है एफआईडीसी को एसआरओ स्टेटस। पर्पस क्या होता है, तो मॉनिटर करना एनबीएफसी को, एनफोर्स करना कंप्लायंस को, प्रमोट करना इनोवेशंस को। बस आपको यही याद रखना है दोस्तों, यही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, बस। और यूपीएससी का टिप मैंने दे दिया है कि एसआरओ आर वॉलंटरी होते हैं, आरबीआई ने रिकॉग्नाइज करा है, नॉट फॉर प्रॉफिट बॉडीज होते हैं। ठीक है, वन स्टेट वन आरआरबी, इतने में बस मैंने इसको खत्म कर दिया। यहाँ पर देखो कितना बड़ा दे रखा है, इतना पढ़ो। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट भी नहीं है वो भी डाल रखा है उन्होंने, तो ध्यान रखना। 26 आरआरबीज को 28 स्टेट्स के अंदर हमने कर दिया है, 26 स्टेट्स हैं और 2 यूटीज हैं। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो इनका एफिशिएंट रूरल बैंकिंग करना इनको, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, मतलब इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल मतलब आपको पता है कि भैया रीजनल रूरल बैंक होते हैं, कितने रूरल एरियाज के अंदर होते हैं, इनका टारगेट होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन करना। ठीक है, खासकर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के अंदर ये लोन वगैरह प्रोवाइड करने का काम करते हैं, है ना। फार्मर्स के अकाउंट्स वगैरह इनके अंदर इन्हीं बैंक्स के अंदर होते हैं। ओनरशिप का ध्यान रखना दोस्तों, ये बहुत स्टैटिक वाली लाइन है कि इसके अंदर जो आरबीआई के अंदर जो ये रीजनल रूरल बैंक होते हैं ना, इनके अंदर ओनरशिप देखोगे तो 50% गवर्नमेंट का होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, है ना। 15% स्टेट का होता है और 35% होता है स्पॉन्सरिंग बैंक का, जो कमर्शियल बैंक होते हैं। ठीक है, तो 35% स्पॉन्सरिंग बैंक होती है और 15% स्टेट का, और सबसे ज्यादा किसका होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। रेगुलेशन कैसे करते हैं, तो इसके लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है हमारा 1949 का, और इसको सुपरवाइज कौन करता है, नाबार्ड करता है, इंपॉर्टेंट है पॉइंट। और इनका यूपीएससी टिप के लिए ध्यान रखना, 75% ऑफ इनका जो क्रेडिट है कहाँ जाएगा, पीएसएल में जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। और 9% इनको सीआरएआर नॉर्म्स को फॉलो करना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ मैंने आपको कंप्लीट करा दिया इसी के अंदर जो भी यहाँ पर लिखे हुए पॉइंट्स। ठीक है, और एक बात और, ये भी स्टैटिक का ही पार्ट है कि कब स्टेब्लिश हुए आरबीआई 1975 में हुए, किसके रिकमेंडेशन से हुए थे, तो नरसिम्हम वर्किंग कमेटी के ग्रुप से हुए थे। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये स्टेक्स मैंने आपको अभी पढ़ा दिया। ठीक है, और रेगुलेशन और सुपरविजन के बारे में बढ़ा दिया मैंने आपको, है ना। सुपरवाइज कौन करता है, नाबार्ड करता है। ठीक है, चलो कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक, और उसके बाद है आपका प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग पीएसएल नॉर्म्स। ठीक है, फॉर स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स के लिए। और फिर उसके बाद है आपका सारफेसी एक्ट, बहुत सालों से न्यूज में है ये दो, है ना, क्योंकि एनपीए बढ़ता है तो सारफेसी एक्ट वगैरह ये न्यूज में आ जाते हैं। और जो अदर की डेवलपमेंट्स है जैसे कि स्विफ्ट मैसेजिंग नेटवर्क है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है। ठीक है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो है अब तो बढ़ रहा है ना, इसके ब्रांचेस बढ़ रहे हैं। पीएसए फ्रेमवर्क है, ठीक है, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क, ये भी न्यूज में है तो ये भी पढ़ लेंगे। फिनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर, ये क्या है ये भी देख लेंगे अभी। तो हमारा ये मॉड्यूल 1 खत्म हो जाएगा, जब अगर हमने इसे यहाँ तक कंप्लीट कर लिया तो हमारा मॉड्यूल 1 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और फिर जो नेक्स्ट स्टार्ट होगा हमारा फाइनेंस एंड टैक्सेशन स्टार्ट होगा। तो हम डेप्थ में कवर कर रहे हैं दोस्तों एक ही चीज, और मैं आपको एक ही चीज समझाता हुआ जा रहा हूँ, तो टाइम तो लग रहा है। ठीक है, स्टार्टिंग में टाइम लगेगा, लेकिन जब एक बार ऐसे समझ लोगे ना, तो मुश्किल से मुश्किल इस डॉक्यूमेंट से जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ पूरा पूरा मतलब PT365 मुश्किल से मुश्किल आप 45 मिनट्स या 1 घंटे के अंदर कवर कर जाओगे। ठीक है, तो स्मॉल फाइनेंस बैंक पर भी पीवाईक्यू है, आपका पता होना चाहिए आपको, इसके ऊपर ही पीवाईक्यू है, यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है, स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ चुकी है। ठीक है, इनके ऑब्जेक्टिव के ऊपर पूछ सकी है क्वेश्चन, तो ध्यान रखना है आपको। न्यूज में क्या है, तो रिजर्व बैंक ने ग्रांट किया है इन प्रिंसिपल अप्रूवल टू एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक फॉर ट्रांजिशनिंग फ्रॉम
स्मॉल फाइनेंस बैंक टू यूनिवर्सल बैंक। दैट मीन्स कि कुछ जो स्मॉल फाइनेंस बैंक थे उनको यूनिवर्सल बैंक स्टेटस मिल गया है। ठीक है, अब ये यूनिवर्सल बैंक होते क्या है आपको पता होना चाहिए। फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिकेट, ये भी ध्यान रखना तो इंपॉर्टेंट है। तो यूनिवर्सल बैंक होता क्या है? तो यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस परमिट करता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को टू ऑफर वाइड एरो ऑफ बैंकिंग सर्विसेज। ठीक है, तो जो स्मॉल फाइनेंस बैंक जो कर नहीं पा रही थी, अब उनको बैंकिंग सर्विसेज की फैसिलिटीज ज्यादा मिलेंगी। ठीक है, वो कर पाएंगी, इंक्लूडिंग कमर्शियल एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग अंडर सिंगल अम्ब्रेला। ठीक है, मतलब एक अम्ब्रेला सिस्टम के अंदर ही आप सब कुछ कर पाओगे जो भी बैंकिंग फैसिलिटीज है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? एसएफबी को अगर बनना है यूनिवर्सल बैंक तो क्या स्टेटस होना चाहिए, स्टॉक लिस्टिंग क्या होनी चाहिए, नेटवर्क कितना होना चाहिए, सीआर कितना होना चाहिए, फिनेंशियल हेल्थ क्या होना चाहिए, ये दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, तो इसे पढ़ लेते हैं। कह रहा है भैया स्केड्यूल स्टेटस होना चाहिए उनका फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। और ये देखो मैंने आपको प्रोवाइड कर रखा है यहाँ पर, ये देखो देखो स्केड्यूल होना स्टेटस होना चाहिए 5 ईयर्स का, नेटवर्क होनी चाहिए 1000 करोड़ से ऊपर की या फिर बराबर की, CRAR नॉर्म्स को ये फॉलो कर रहे हो और प्रॉफिटेबली हेल्दी हो। ठीक है, प्रॉफिट में जाना चाहिए ये सारी। ठीक है, और डिफरेंस आ सकता है आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक और यूनिवर्सल बैंक के बीच में, ध्यान रखना है आपको, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अबाउट स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये यूपीएससी पूछ चुकी है, तो ध्यान रखना। जिनिसिस कब से हुआ है? तो ये अनाउंस हुए थे बजट 2014-15 के अंदर, रजिस्टर्ड होते हैं कंपनीज एक्ट के अंदर। ठीक है, और ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर ही इनको लाइसेंस मिलता है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो फाइनेंशियल इंक्लूजन करना, सेविंग व्हीकल्स टू अंडर रिजर्व्ड एंड अनसर्व्ड सेक्शन को, मतलब जो स्मॉल बिजनेस का यूनिट्स होते हैं, स्मॉल फार्मर्स होते हैं, उनके अकाउंट्स खोलेंगे, उनको लोन प्रोवाइड करेंगे, है ना। और यही यूपीएससी ने पूछा था क्वेश्चन में। कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होता है स्मॉल फाइनेंस बैंक बनने के लिए? तो आपको मिनिमम पेड अप कैपिटल जो होनी चाहिए आपकी, वो होना चाहिए 200 करोड़ की। ठीक है, प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, ये ध्यान रखना, मतलब ट्रांजेक्शन इनटू जो प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं वो एसएफबी बन सकते हैं, मतलब स्मॉल फाइनेंस बैंक बन सकते हैं। ठीक है, उनको नेटवर्क चाहिए 100 करोड़ का कम से कम। ठीक है, विल हैव टू बी इंक्रीज 200 करोड़, फिर उनको इंक्रीज करना पड़ेगा 200 करोड़ के अंदर। 100 करोड़ का इनिशियल होना चाहिए, फिर 200 करोड़ का बनाना पड़ेगा आपको, तब जाके आप स्मॉल फाइनेंस बैंक बन पाओगे। ठीक है, तो ये भी कंप्लीट हो गया आपका। नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, और आपको पता है ये पीएसएल नॉर्म्स दिए जाते हैं हर बैंक को, आरआरबीज को, सबको दिया जाता है, इसको फॉलो करना होता है सबको। तो पहले अर्लियर रूल क्या था और न्यू रूल क्या है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये भी मैंने आपको नोट्स के अंदर प्रोवाइड कर दिया है, मैं दिखा देता हूँ। ये रहा, ये देखो दोस्तों, तो पहला वाला ओल्ड रूल और न्यू वाला न्यू रूल। तो ये क्या है, नया और पुराना, जरा जान लो। तो पहले था 75% ऑफ ए एंड बी सी देना था पीएसएल के अंदर, अब हो गया ये 60%। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। और पहले था उसके अंदर कुछ मैंडेटरी होता था। ठीक है, मैंडेटरी होता था 40% और कुछ होता था फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल अमाउंट, ये अब हो गया 20%, पहले ये 35% था। ठीक है, पीएसएल के अंदर कौन कौन सेक्टर आते हैं? तो एग्रीकल्चर सेक्टर आता है, एमएसएमई आता है, एजुकेशन आता है, हाउसिंग आता है, रिन्यूएबल एनर्जी आती है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर आता है। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, और इसे आपको नोट रखना है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर देखो यही सब मेंशन है ना, ध्यान रखना दोस्तों। हाँ, और ये स्टेब्लिश हुआ था 1970 में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। 1970 से पीएसएल टारगेट्स हमने स्टार्ट किए थे कि आपको पहले लोन अगर देना है तो किन्हें देना है, इन सेक्टर्स को देना है। ठीक है, हाँ ये ध्यान रखना, ये जो फिक्स वाला था स्टील मैंडेटरी फॉर पीएसएल सेक्टर्स, और ये करते हैं 20% फ्लेक्सिबल, नाउ कैन बी यूज फॉर नॉन पीएसएल टारगेट्स के लिए। ठीक है, चलो सरफेसी एक्ट 2002 का ही आया हुआ है, लाया क्यों गया था? ताकि हम एनपीए कम कर सके, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को कम कर सके, इसलिए लाया गया था। तो जान लेते हैं भैया, इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि रिकवर करना एनपीएस को एफिशिएंटली। मैकेनिज्म क्या है? तो सिक्योरिटाइजेशन करते हैं। सिक्योरिटाइजेशन कैसे करेंगे? तो एनपीएस को कन्वर्ट कर देंगे ट्रेडेबल सिक्योरिटीज के अंदर। इसके लिए यहाँ पर एक कंपनी होगी, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, जो बाय करेगी एनपीएस को। ठीक है, जो लोन एनपीए बन चुके हैं उनको बाय करेगी। अब इनका काम होगा इस एनपीए को वापस लाना। ठीक है, लेकिन सस्ते में बाय करेगी। ठीक है, जैसे एनपीए है 6000 करोड़ का, ठीक है, तो ये बाय कर लेगी 5000 करोड़ में। ठीक है,
आप बोलेंगे देखो भैया ये 1,000 करोड़ का आपका फायदा, इसे वापसी ले आओ आप, ठीक है, इनको बोल देंगे, कौन, बैंक वाले, ठीक है। कोर्ट फ्री एनफोर्समेंट होता है ये, मतलब यहाँ पर आपको मतलब कोर्ट फीस नहीं लगती वगैरह, है ना। और एक्सेप्ट एग्रीकल्चर लैंड, इसमें एग्रीकल्चर लैंड नहीं आता। और ये आपको याद रखना है सेक्शन 13 क्लोज 8 और रूल्स 8 एंड 9 ऑफ टीआरटी। तो ये क्या होता है जान लो यहाँ से। तो एनपी क्या होता है ये भी आपको याद रखना है, स्टैटिक का टॉपिक है, ठीक है, कि 90 दिन में अगर पैसा वापसी नहीं आया तो एनपीए बनने लगता है, ये सब वगैरह। तो ये एग्जाम के लिए आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, मैं आपको देता हूँ, ये देखो, ये आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है, कि एनपीए की कैटेगरी क्या होती है। और ये सेक्शन 13 क्लोज 8 और ये रूल 8 एंड 9 ये रखा है ना, तो इसे देख लेना। और कोर्ट फ्री एनफोर्समेंट होती है इसके अंदर। हाँ, बोरोवर का राइट जान लो यहाँ पर, बोरो कैन अप्रोच डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल टू रेक्टिफाई देयर ग्रीवेंसेस अगेंस्ट द क्रिएटर एंड ऑथराइज्ड ऑफिसर। डीआरटी आर एस्टेब्लिश अंडर द रिकवरी ऑफ डेट्स एंड बैंक्रप्सी एक्ट, ठीक है, एक्ट ऑफ 1993 डीआरटी बनी थी, ठीक है, ये ध्यान रखना, डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल बना था इस वाले एक्ट से, ये इंपॉर्टेंट रहता है। बाकी दोस्तों सब तो स्टैटिक का ही टॉपिक है, तो ये भी कंप्लीट हो गया हमारा। अब आगे आते हैं स्विफ्ट मैसेजिंग नेटवर्क के ऊपर, ठीक है। तो ये क्या है, जो भी ISO 222 क्या है, ये इस ओपन ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है। अच्छा, इंडियन बैंक ने एक्सीलरेट किया है अडॉप्शन ऑफ द स्विफ्ट मैसेजिंग फ्रेमवर्क को, ठीक है। और ये होता क्या है, इसमें ओपो आपको जो है मैसेजिंग मिल जाएगा, ओपन ग्लोबल स्टैंडर्ड ऑफ फॉर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, कि आपके पास पैसा आया नहीं आया उसका इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, ठीक है। इसके अंदर स्विफ्ट सिस्टम आपको पता है ना, मैसेजिंग सिस्टम होता है, ठीक है। तो उसकी स्विफ्ट की फुल फॉर्म क्या है, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। तो यहाँ पर टेलीकम्युनिकेट करा जाता है ना, आपका मैसेजिंग सिस्टम को, ठीक है, पैसा का आना जाने का। तो ये एक सिक्योर मैसेजिंग नेटवर्क है जो फैसिलिटेट करता है ग्लोबल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को बिटवीन ओवर 11,000 इंस्टीट्यूशन अक्रॉस 200 कंट्रीज। ये फाउंड हुआ था कब, 1973 में, बाय 239 बैंक्स के द्वारा फ्रॉम 15 कंट्रीज। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, बेल्जियम में। पर्पस क्या था, स्ट्रीमलाइन करना एंड सिक्योर करना क्रॉस बॉर्डर फाइनेंशियल कम्युनिकेशंस को, ठीक है। अब ध्यान रखना है, ब्रिक्स पे भी न्यूज में है, क्योंकि स्विफ्ट सिस्टम से रशिया को बाहर निकाल दिया था, इसलिए ये न्यूज में है ना। तो ब्रिक्स पे क्या है, इस पर्पस क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम है जो फैसिलिटेट करता है ट्रेड को एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को अमंग ब्रिक्स मेंबर टू रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन स्विफ्ट सिस्टम, क्योंकि रशिया को बाहर निकाल दिया था, है ना, स्विफ्ट सिस्टम से, ठीक है। यूएस वगैरह सबने यूरोप ने मिलकर, तो इन्होंने ब्रिक्स पे खुद का बना लिया, ठीक है, ब्रिक्स मेंबर्स के लिए। अब इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक क्या है भैया, आपको पता है ये पोस्ट पेमेंट बैंक है, ठीक है, जैसे एयरटेल पेमेंट बैंक होता है वैसे ही वाला। तो 2018 में 100% गवर्नमेंट आउंड पेमेंट बैंक बन गया है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। ये ध्यान रखना, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में आता है ये पेमेंट बैंक्स। पेमेंट बैंक्स आर स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डिजाइन्ड टू प्रोवाइड बेसिक बैंकिंग सर्विसेज टू दी अंडर बैंक्ड एंड अनबैंक्ड पॉपुलेशन, जिनके खाते नहीं खुले, ठीक है, अकाउंट्स नहीं इनके पास, इनका फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं हुआ, उनको फाइनेंशियल इंक्लूजन में करना, ये इनका एम होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। तो एम है इनका लेवरेज करना एक्सटेंसिव पोस्टल नेटवर्क को टू ब्रिंग बैंकिंग सर्विसेज टू द डोर स्टेप ऑफ एवरी सिटीजन, तो डोर स्टेप तक प्रोवाइड करना बैंकिंग फैसिलिटीज को। हाँ, इट कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट अप टू 2 लाख, ये ध्यान रखना, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, 2 लाख तक का ये डिपॉजिट जो है एक्सेप्ट कर सकते हैं। वो एनेबल करेंगे मनी ट्रांसफर एंड बिल पेमेंट्स को, बट कैन नॉट गिव लोन्स और इशू क्रेडिट कार्ड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लोन को इशू नहीं करेंगे और ना ही क्रेडिट कार्ड देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन याद रखना, अगर एग्जामिनर पूछेगा तो ये पूछेगा, ठीक है। पीसी फ्रेमवर्क क्या है, तो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लिया जाता है फ्रॉम, अब ये होता है कि मैं आपको बताता हूँ, अबाउट 500 प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स ने अंडर द आरबीआई सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क विल शिफ्ट टू द प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। मतलब यहाँ पर इनके खिलाफ जो है अब इस प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के अंदर आरबीआई एक्शन लेगा इनके सबके खिलाफ, किसके खिलाफ, 500 प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के खिलाफ। क्यों लेगा, उन्होंने गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया होगा, तो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लेती है आरबीआई। तो ये क्या होता है, आरबीआई हैड इंट्रोड्यूस्ड पीसीए फ्रेमवर्क फॉर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स इन 2002 और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए 2024 में ही स्टार्ट किया उन्होंने।
2024 से स्टार्ट किया है। तो पीसी फ्रेमवर्क फॉर यूसीबी क्या है, ये रिप्लेस करता है एग्जिस्टिंग सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क को, और ऑब्जेक्टिव क्या है इनका, टू इनेबल सुपरवाइजर इंटरवेंशन एट एन अप्रोप्रिएट टाइम and require UCB to initiate and implement remedial measures to promptly or to restore financial health। वही दोस्तों, अगर कोई डायरेक्शन को फॉलो नहीं कर रहे कोऑपरेटिव बैंक्स, तो उनको स्ट्रीम लाइन में लेकर आना, ठीक है, ये अंडर में कर देंगे हम प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन से, ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक्स को भी। तो एप्लीबिलिटी क्या है, बोथ बैंक्स एंड एनबीएफसी इसके अंदर आ सकते हैं। हाँ, इसके अंदर क्या क्या देखेंगे हम, तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो देखेंगे, एसेट क्वालिटी देखेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे, ये सारे की एरियाज है फॉर मॉनिटरिंग। इसके अंदर प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के अंदर देखा जाता है आरबीआई के द्वारा इन सबको, है ना, कि ये सारे चीजें इनका सही चल रहा है नहीं चल रहा, है ना। चलो आगे हैं फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर। तो ये क्या है, ये तो भैया मई 2025 में ही लॉन्च किया है, किसने, डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट ने। ये क्या है, रिस्क बेस्ड मैट्रिक है दैट क्लासिफाई मोबाइल नंबर टू हैव बीन एसोसिएटेड विद मीडियम हाई वेरियस रिस्क ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड। अच्छा, तो फाइनेंशियल रिस्क फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर है, क्योंकि आपको पता होगा डिजिटल है, जैसे आजकल क्राइम हो रहे हैं, है ना, तो इन्होंने ये लॉन्च किया है डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट को। इसके अंदर ये मैट्रिक बेस्ड क्लासिफिकेशन करेंगे मोबाइल नंबर का। इसके अंदर बताएंगे कि ये मीडियम, हाई और वेरी हाई रिस्क ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड है, मतलब इन नंबर के साथ फाइनेंशियल फ्रॉड ज्यादा हो सकता है। दिस क्लासिफिकेशन इज एन आउटकम ऑफ इनपुट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेरियस स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग रिपोर्टिंग ऑन साइबर इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर और नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, जिसको चक्षु प्लेटफॉर्म भी कहते हैं, एंड इंटेलिजेंस शेयर्ड बाय बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है दोस्तों, मतलब ये जान लो भैया ये फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर क्या है। इसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि हाँ भैया इन मोबाइल नंबर के साथ फ्रॉड गिरी ज्यादा हो सकती है, ठीक है, मीडियम हाई और वेरी हाई के अंदर रेंज के अंदर इन्होंने क्लासीफाई किया है, बस इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, तो हमारा पूरा मॉडल 1 कंप्लीट हो गया है। अब देखो दोस्तों, मैंने ये आपको ना पूरा अच्छे से समझा दिया, पढ़ा भी दिया। अब ये सारा जो है ना, जो भी मैंने आपको पढ़ाया मॉड्यूल 1 के अंदर, ये सब मेरे शॉर्ट नोट्स है ना, आप फटाफट मुश्किल से मुश्किल 10 मिनट्स के अंदर पूरा रिवाइज कर सकते हो, 10 मिनट के अंदर पूरा रिवाइज कर लोगे। यही है इन क्रिस्प नोट्स का बनाने का फायदा। अब देखो दोस्तों, वीडियो अभी ना मतलब मैं रात के टाइम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो लॉन्ग हो जाएगी, और तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे, जहां पर हमें इसको मॉड्यूल 2 से स्टार्ट करेंगे और से कंप्लीट करेंगे दोस्तों, ठीक है, क्योंकि PT65 आज ही रात में आई थी, तो आज ही रिकॉर्ड करने बैठ गया मैं, है ना, तो मतलब शाम में आई थी, है ना, तो मॉड्यूल 2 को कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और से पूरे कंप्लीट कर दूंगा मैं, ठीक है, 87 के पेजेस के सारे पेजेस को मैं इसी तरीके से सारा कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं, अभी के लिए इतना ही, बाय।